जयप्रकाश को कैंडिडेट बनाया कांग्रेस ने। 1,72,000 वोटर में से उनको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में है, उनको आदमपुर हलका पसंद नहीं है। 2005 में आप देखिए, चौधरी भजनलाल जी के अग्रणी में कांग्रेस को बहुमत दिया। इस इलाके की चौधर थी, आदमपुर का डंका बजता था, लेकिन यहां की चौधर को रोहतक कौन लेके गया? चौधरी भजनलाल के बजाय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया। इस इलाके में वो क्या कह के वो वोट मांगने आए हैं? इस इलाके की जो है घावों पर नमक छिड़कने के लिए आपके बीच में आए हैं। आप लोग बहुत समझदार हैं। क्या भूपेंद्र हुड्डा को यहाँ वोट मांगने का हक है? नहीं है। क्या भूपेंद्र हुड्डा को यहाँ वोट मांगने का हक है? उनको बैरक लौटा दीजिए। दूसरा, जो कैंडिडेट भी ऐसा लेके आए हैं जो कलायत से है, वो 2009 के अंदर यहाँ विधानसभा के चुनाव में आए थे। उन्होंने वायदा किया था आपके बीच में कि मैं हारूं या जीतूं यहाँ घर लूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपके बीच में रहूंगा। 12-13 साल में एक बार भी शादी ब्याह में भी इस क्षेत्र के अंदर नहीं आए, तो उसको क्या यहाँ वोट मांगने का हक है? क्या जयप्रकाश को, कांग्रेस के कैंडिडेट को यहाँ वोट मांगने का हक है? जोर लगा के बताइए। तो ऐसे कैंडिडेट को आप रिजेक्ट कर दीजिए। आपका बेटा, आपका पोता भाई भव्य बिश्नोई, जो आज भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान लेके आए हैं, बहुत जबरदस्त बहुमत के साथ जिताएं। और मुख्यमंत्री जी के प्रिय हैं भाई कुलदीप बिश्नोई, उनकी मान सम्मान में, और इस इलाके की जो मान सम्मान हरियाणा में होता था आदमपुर का, वो रास्ता दोबारा से शुरू करें। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये अफवाहों में ना आए। मैं पहले भी कहता हूं, यहाँ जब चुनाव होता है तरह तरह का प्रचार होता है। लोग थोड़े से वोट है वो बोलने हैं, असली वोटर तो यहाँ आपके सामने बैठे हैं। एक एक आदमी के पास 20-20 वोट है। आप सब ये समझते हो, इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक आपको निशान जरूर समझाना है हर माता को, हर बहन को, कि इस बार जो हमारा चुनाव चिन्ह है कमल का निशान है, उस पर वो मोहर लगा करके भव्य बिश्नोई को भारी बहुमत से जिता करके आप भेजें। और इस इलाके की दोबारा से वही चौधर का रास्ता शुरू हो जाएगा जिसके आदमपुर हमेशा से जिसके लिए संघर्ष करता रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय कृषि मंत्री जेपी दलाल जी। अब मैं निवेदन करूंगा हरियाणा सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी से कि वो आए और इस विशाल जनसमूह को संबोधित करने का काम करें। मैं चाहूंगा कि आप पे जोरदार नारे लगाने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी। हमारे बहुत परम आदरणीय हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, मेरे बहुत सम्मानित, बहुत आदरणीय मेरे कैबिनेट के सभी साथी, मैं समय का ज़रा ध्यान करके थोड़े में बोलूँगा। हमारे कैबिनेट के सभी मेरे साथी, हमारे देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा के उपस्थित मंच पे हमारे मेंबर पार्लियामेंट साहबान, सभी एमएलए, सभी पार्टी के संगठन के साथी जिन्होंने हमसे भी ज़्यादा पिछले 1 महीने से गांवों में बैठ के पार्टी को जिताने का और बढ़ाने का काम करा, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदमपुर हल्के की उपस्थित ये बहुत बड़ी हाजिरी, कई बार और मंच पे था, आज इस मंच पे हूं। एक बात आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि कांग्रेस एक बीता हुआ इतिहास हो गया। जिस कांग्रेस में चाहे देवीलाल नहीं रहे, जिस कांग्रेस में चाहे बंसीलाल नहीं रहे, जिस कांग्रेस में चाहे भजनलाल नहीं रहे, जिस कांग्रेस में रणजीत सिंह और कुलदीप बिश्नोई नहीं रहे, तो वो कांग्रेस समझो कि चलेगी, वो कांग्रेस है ही नहीं।
मैं मंच से कहना चाहूंगा कि मैं कांग्रेस छोड़ के बाहर आया था और आजाद लड़ा था। सामने एक रास्ता था कि कहाँ जाऊं। कांग्रेस में टिकट नहीं मिलने पे मैं खिड़की छोड़ के आया था। मैं चौधरी देवीलाल का बेटा हूं, सम्मान रखता हूं, आत्म सम्मान रखता हूं। मैं जीत के उस खिड़की पे नहीं जा सकता था। और यही बात जो कुलदीप बिश्नोई जी से थी, जो भजनलाल के नाम का कांग्रेस इस्तेमाल तो करती रही, पर कभी जो कद से मिलना चाहिए था वो नहीं दिया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैंने दूडाराम जी ने बात करी कि हमारे कुलदीप जी से बात हो गई, कहो तो लेके आए। मैं इस बात की इनकी तारीफ करता हूं। आदमी के एक्शन की तारीफ होती है कि जिस दिन कांग्रेस का जब राज्यसभा का वोट डालने का मामला आया और वोट डाल के बाहर जब ऐसे मीडिया साथी से कहा कि मैंने आत्मा की आवाज पे वोट डाला है, तो पूरी कांग्रेस का चेहरा उतर गया था। और उस दिन कुलदीप बिश्नोई बहुत बड़ा कद बन गया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हमारा परिवार, जो भजनलाल का परिवार, आप पे बहुत भरोसा करता है, आप पे बहुत विश्वास करता है। जब मैं आया, मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। बनाने के बाद मेरे हल्के में आज तक 1000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। और भाई इस हल्के में मैं देख रहा हूं 2005 से नहीं 2000, आप समझो 2000 से लेके अब तक 22 साल से एक पैसा भी नहीं लग रहा था। आज मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्टेट का इलेक्टेड नंबर 1 आदमी होता है। वो सब कुछ होते हैं और वो जो कह दे वो हुक्म होता है। इस इलाके को अपना इलाका समझ के इसकी जिम्मेदारी लेके जाए कि यहाँ का विकास मैं करूँगा। मैं एक बात कह के ख़त्म करूँगा। भव्य बिश्नोई आपका अजीज है। ये अपनी राजनीतिक पारी आज के दिन से शुरू कर रहे हैं और इतने बड़े मंच पे लोग बैठे हैं। आप जनता का सबका आशीर्वाद चाहिए, आज उसे अपना आशीर्वाद देके यहाँ से विजय बनाएं। ये धर्म अधर्म का युद्ध है। सामने जो खड़े हैं वो सब हारे हुए सिपाही सैनिक हैं और भाई यहाँ से पूरी तरीके से इनका साथ दे के यहाँ से जिताएं। मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन राज्यसभा में हम दूसरी सीट जीते थे, उस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली हाईकमांड में एक कदम और ऊपर उठ गए थे कि इंडिपेंडेंट एमपी को बना के लाए और इसका श्रेय कुलदीप बिश्नोई को बहुत बड़ा जाता है। तो मैं कहूँगा ये विधानसभा की सीट बड़े भारी बहुमत से जिता के भेजें, जिससे भव्य बिश्नोई, जो कुलदीप बिश्नोई, मंच पर जो बैठे हमारे मुख्यमंत्री जी और जो हम सब साथी बैठे हैं, आप लोगों का इज्जत और सम्मान बने। मैं ज़्यादा बात न कह के ये बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चौधरी रणजीत सिंह जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए मैं स्वागत की इस कड़ी में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आपके बीच में हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आदमपुर की 36 बिरादरी की ओर से मैं स्वागत करना चाहूंगा दुष्यंत चौटाला जी का, जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। स्वागत करना चाहूंगा मैं कमल गुप्ता जी जो अब साथ आए हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा निशांत सिंह सरदार जी का, जो प्रदेश के जेजेपी के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। भाई राजेंद्र लितानी जी और अनूप धानक जी मंत्री जी का भी स्वागत करना चाहूंगा। दोस्तों, अब आपके बीच में विधिवत रूप से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को मैं शाल और पगड़ी इस इलाके की ओर से जो भेंट करने के लिए आमंत्रित करूंगा। हमारे परम आदरणीय, हमारे दिलों की धड़कन और आप सबके नेता चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी प्रार्थना करूंगा कि वो प्रदेश के ईमानदार यशस्वी मुख्यमंत्री को शाल और पगड़ी दे करके सम्मानित करने का काम करें। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को इस स्वागत की कड़ी में पगड़ी और शाल देकर के सम्मानित करने का काम करें।
स्वागत चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम छत्तीस बिरादरी के साथियों की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री को पगड़ी देने का काम किया। बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी से कि वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी पगड़ी और शाल दे करके सम्मानित करने का काम करें। कल भी उन्होंने भव्य बिश्नोई जी ने हमारे बालसमंद के अंदर इनको इसी तरह का मान सम्मान देने का काम किया था। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी से प्रार्थना करूंगा, भव्य बिश्नोई जी से प्रार्थना करूंगा कि वो दुष्यंत जी को पगड़ी दे करके सम्मानित करने का काम करे। मैं इसी कड़ी में सामाजिक और राजनीतिक परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि अपने छोटे भाई भव्य बिश्नोई को वो भी पगड़ी और शाल दे करके अपनी दोस्ती का परिचय देने का काम जनता में करें। दुष्यंत चौटाला जी से प्रार्थना करूंगा भव्य को पगड़ी और शाल देने का काम करें। दुष्यंत जी से प्रार्थना करूंगा कि भव्य जी को वो सम्मान के रूप में पगड़ी और शाल दें। जोरदार तालियां से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाकई में ही ऐसे एक्शन हैं जो खुशी से भरे हुए हैं आदमपुर की जनता के लिए, और मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम और तमाम के तमाम नेता जो आज इनको आशीर्वाद देने के लिए भव्य को भव्य जीत के लिए अग्रिम जो बधाई के लिए सारे साथी जो आए हैं मन और भावना के साथ, इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा अब आपके बीच में अनिल विज जी आए और दुष्यंत जी के लिए वोट की अपील करें। आदरणीय अनिल विज जी से प्रार्थना करूंगा, अनिल विज जी वो भव्य बिश्नोई के लिए जीत की अपील करें। अच्छा रहेगी बात, नहीं गलती होगी, गलती आदरणीय विज साहब। सबसे पहले आप सबनों हरियाणा दिवस की घनी बधाई। आदरणीय प्रदेश के यशस्वी कर्मठ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, बहुत ही जोशीले और जनता का सेवा करने वाले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, कुलदीप बिश्नोई जी, भव्य बिश्नोई जी और उनके समर्थन में आए मंच पर बैठे तमाम नेतागण, उपस्थित लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर भारी भीड़ जो है देखने को मिल रही है। कोने कोने से लोग यहां पर इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और आज आपको बता दें कि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहां मौके पर मौजूद है। वहीं भव्य बिश्नोई के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील की जा रही है। तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर मौके पर मौजूद है, वहीं उम्मीदवार भव्य बिश्नोई भी मौजूद हैं। कि आपका वोट किसको चाहिए, और जब भी आदमी तय करता है तो सबसे पहले वो तुलनात्मक अध्ययन करता है कि मेरे सामने है क्या क्या। हमारे सामने पार्टियां कौन सी हैं, उम्मीदवार कौन से हैं, उनका अध्ययन करता है, तुलनात्मक अध्ययन करता है, और जो उसको बेहतर लगता है वो अपना वोट डालता है। हमारे सामने कांग्रेस पार्टी खड़ी है जिसने इस देश में
अधिक समय राज किया है और आज हमारा देश अगर वो ठीक ढंग से राज करते तो दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बना हुआ होता। लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने उस बदनुमा दाग को मिटा दिया है। केंद्र से हमने उखाड़ के फेंक दिया, प्रदेशों से कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया, एक दो प्रदेशों में बाकी रह गई। भाइयों, वहां भी जनता तैयार बैठी है, जब मौका आएगा इस पार्टी को पूरी तरह से दफन कर दिया जाएगा। आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निकला है। वो अपने चेहरे पर, कांग्रेस के चेहरे पर जो दाग लगा हुआ है उसको मिटाना चाहता है। कांग्रेस के डीएनए में ही भारत तोड़ो लिखा हुआ है। हिंदुस्तान आजाद हुआ, इन्होंने हिंदुस्तान को तोड़ दिया, हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया। लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 2.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। 1984 में इन्होंने सिख दंगे कराकर लगभग 3400 लोग मरवाए। ये उस दाग को मिटाना चाहते हैं। वो दाग कभी नहीं मिट सकता। हमारे सामने यहां पर आप पार्टी, आप पार्टी का वैसे तो सूरज डूब चुका है। पंजाब में इन्होंने सरकार बनाई थी और 3 महीने बाद ही संगरूर का लोकसभा का उपचुनाव हुआ और लोगों ने आप पार्टी को सभी जगह से हराकर अपना प्रायश्चित किया कि हमारे से गलती हो गई थी कि हमने आप पार्टी को यहां से जिताया। आप पार्टी का केजरीवाल एक गुब्बारे बेचने वाला है। वो जहां कहीं चुनाव होते हैं, किसी प्रदेश में होते हैं, वो रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर चला जाता है कि मेरी सरकार बनाओ, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये सुविधा दूंगा, मैं ये मुफ्त दे दूंगा, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, सब कुछ मुफ्त दे दूंगा, एक बार मेरी सरकार बना दो। लेकिन लोग अब उसकी असलियत को जान चुके हैं, उसके गुब्बारे फूट चुके हैं, उसके गुब्बारे फूट चुके हैं। और भाइयों और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो आप पार्टी है ये राजनीति में खरपतवार है। खरपतवार, जैसे किसान अच्छी फसल के लिए खरपतवार को उखाड़ कर फेंक देता है, वैसे ही देश में राजनीति ठीक चले, इस खरपतवार नामक आप पार्टी को जहां नजर आए वहां से उखाड़ कर फेंक। हमारे सामने इनेलो भी है। इनेलो का उम्मीदवार भी खड़ा है और इनेलो का राज हमने देखा है, किस प्रकार से फैक्ट्रियों के आगे खड्डे खुदा दिए जाते थे। लोग यहां पर कारोबार बंद करके भागना चाहते थे, जा रहे थे यहां से कारोबार छोड़ छोड़कर। आप सबने देखा कि उससे कितनी बेरोजगारी यहां पर हुई। और एक आपके सामने भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल दी है। पहले चुनाव होते थे नारे देकर, झूठे वादे करके। एक नारा दिया गया, गरीबी हटाओ, 3 इलेक्शन लड़ लिए, एक नारे के ऊपर ये लोग भी फिदा हो गए। इसी प्रकार से समय समय पर नारे दिए जाते रहे। और कल मैं प्रचार में था यहां पर, मैंने सुना कि भूपिंदर सिंह हुड्डा लोगों को कहता फिर रहा कि यहां से मेरे प्रत्याशी को यहां से जिता दो और मैं समझ लो मुख्यमंत्री बना। अरे भूपिंदर सिंह हुड्डा,
आज मैं आदमपुर की अनाज मंडी की स्टेज पर खड़ा होकर कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि अब तू सारी जिंदगी कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सके। तेरे लिए तो जो कुछ तूने अपने राज में किया, जो तूने लूट मचाई, जो तूने किसानों, बोले वाले किसानों की सस्ती जमीनों को खरीद कर भूमि माफिया को दिया, तेरे खिलाफ जो केस चल रहे हैं, तेरे लिए तो हमने जेल में कमरा तैयार करा चुका है, जेल में कमरा तैयार करा चुका है। और जो तूने उम्मीदवार दिया है, जो उम्मीदवार दिया है, क्या लोग उसकी असलियत नहीं जानते कि उसकी असलियत क्या है? ग्रीन ब्रिगेड का सरगना रहा है वो, ग्रीन ब्रिगेड का 90 के दशक में थर थर कांपता था हरियाणा। जो तांडव इन्होंने किया, जो तांडव इन्होंने सारे हरियाणा में किया, वो किसी से भूला नहीं है। हमने देखा है वो समय। मैं भी 90 के समय में उसी ग्रीन ब्रिगेड के समय में मैंने उपचुनाव लड़ा था और मैं चुनावी राजनीति में आया था और मैं जीता था वो चुनाव, जीता था वो चुनाव। तो क्या आदमपुर के लोग दोबारा से चाहेंगे कि हरियाणा में वो तांडव फिर शुरू हो, फिर लोगों को डराया जाए, फिर लोगों को धमकाया जाए, फिर लोगों की दुकानों को लूटा जाए, फिर वो जो चिंता और दुख है उसकी स्थिति में क्या आदमपुर के लोग दोबारा से उस ग्रीन ब्रिगेड के मुखिया रहे जयप्रकाश को दोबारा वोट डालना चाहेंगे? इतना बड़ा इल्जाम अपने ऊपर आप नहीं ले सकते। और अगर कोई कहता है कि ग्रीन ब्रिगेड के बीज उसमें मर गए, तो बीज कभी मरा नहीं करते, वो मौके की तलाश में होते हैं। वो जिस दिन मौका मिलेगा वो फिर अपनी ग्रीन ब्रिगेड चलाएगा। भाई और बहनों, हरियाणा में हमने कानून व्यवस्था का कायम किया है, हमने गुंडागर्दी को खत्म किया है। आजकल आप देख रहे होंगे कि मेरा बुलडोजर सारे हरियाणा में चल रहा है। मैंने पुलिस अधिकारियों को कह दिया कि जितने भी गुंडे बदमाश हैं, माफियाज हैं, ड्रग्सबाज हैं, उन सारों का इलाज करो। अनिल विज पुलिस के साथ खड़ा है, इनको खत्म करिए। अनिल विज हर पुलिस कर्मचारी के साथ। आजकल समाचार पत्रों में रोजाना आप सुनते हैं कि ये काम धीरे धीरे एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर। हमने शांति का माहौल कायम किया है। हमने जो सरकारी दुकानें लगा करती थी, भर्ती करने की दुकान, तबादले की दुकान, CLU की दुकान, भाइयों हमने वो बाजार बंद कर दिया, हमने वो बाजार बंद कर दिया। अब काबिलियत के आधार पर लोगों को नौकरी मिलती है। आज काबिलियत के आधार पर लोगों को नौकरी दी जाती है और काम आगे बढ़ाया जाता है। आज प्रदेश में शांति का माहौल है। ये जो मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं 6 बार का MLA हूं भाइयों, 6 बार का। मैंने बहुत सरकारें देखी, बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे हैं, पर मैंने ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जो दिन से लेकर रात तक, दिन से लेकर रात तक केवल 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 मैंने अपने प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाना है। सारा दिन एक चिंता है कि मैंने अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है। यहां पर शांति व्यवस्था कायम करने की वजह से मुख्यमंत्री जी के 8 साल के समय में लगभग 1.5 लाख नए कारखाने यहां पर लगे, हजारों लोगों को रोजगार मिला है
और मारुति जैसी कंपनी जो पिछली सरकारों से तंग आकर हरियाणा को छोड़कर गुजरात भाग जाना चाहती थी, वो भागने तो दूर, उन्होंने एक तीसरा प्लांट यहां पर खरखोदा में लगाना शुरू कर दिया, जिसका हम उद्घाटन भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा तुम तो हरियाणा को ही गुजरात बना दिया, यहां लूटमार खत्म कर दी, हम तो यहीं पर अपना कारखाना लगाएंगे, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो भाइयों, ये तुलनात्मक अध्ययन है, तुलनात्मक अध्ययन करना है। भव्य बिश्नोई को जो वोट पड़ेगी वो की ईमानदारी और कर्मठता को पड़ेगी। भव्य बिश्नोई को जो वोट पड़ेगी वो नरेंद्र मोदी, जिसने आज हर भारतवासी का विश्व में सर ऊंचा कर दिया, विश्व में ऊंचा कर दिया। पहले हमें कोई पूछता नहीं था, अब रूस और यूक्रेन की लड़ाई होती है तो रूस का प्रधानमंत्री भी हमारे प्रधानमंत्री से बात करता है और यूक्रेन का प्रधानमंत्री भी हमारे प्रधानमंत्री से बात करता है। सीना चौड़ा हो जाता है कि आज हमारी बुक्कत है। पहले विदेशों में हमें कोई समझता नहीं था, आज हर भारतवासी की किसी भी देश में जाए लोग इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं। पहले पंजाब से उग्रवादी आते थे, मारते थे, चले जाते थे, हम केवल श्रद्धांजलि समारोह आयोजित करके अपने फर्ज को पूरा कर देते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में उन्होंने उरी में घटना की, पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस के घर में जाके मारा, हमने घर में मारा। बालाकोट की घटना हुई तो अंदर जाकर एयर स्ट्राइक करके उनको उसका जवाब दिया। हमारा सीना चौड़ा होता है, इसलिए भाइयों फर्क पड़ता है, एक एक वोट का फर्क पड़ता है। इसलिए मनोहर लाल जी का वो काम करते रहे, नरेंद्र मोदी का जो वो काम कर रहा है उसको अपनी सहमति की मोहर लगाने के लिए ना केवल अपनी वोटें डालो, आपके जितने जानकार हैं उनके घर घर जाके कहो कि भाई अब की बार केवल भव्य बिश्नोई। आप सब टेलीफोन, मैसेज, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो, मेरे कहने से अपने व्हाट्सएप पर लिखिए कि मैंने फैसला कर लिया, मैं भव्य बिश्नोई को वोट डालूंगा, आप भी भव्य बिश्नोई को वोट डालकर यहां से विजयी कराएं। और आपके जितने जानने वाले हैं उन सब तक वो व्हाट्सएप जाना चाहिए, और मुझे लगता है घूम फिर के वो मेरे तक भी आ जाएगा। मैं देखूंगा कि आदमपुर की जनता ने एक दिन में चुनावों को ऐसा कर दिया कि भव्य बिश्नोई हजारों वोटों से जीतेंगे, हजारों वोटों से जीतेंगे। धन्यवाद भाइयों। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल विज जी का। मैं धन्यवाद करता हूं अनिल विज जी का, जिन्होंने विस्तार से आपको सभी बातें बताने का काम किया। अब मैं आपके बीच में और आपके नेता चौधरी कुलदीप बिश्नोई के बीच में ज्यादा समय नहीं लेते हुए 2-3 दौरे आपके बीच में रखूंगा। कृपया करके सारे साथी अपने हाथ उठा करके मेरा साथ देने का काम करना। दोस्तों, अब की बार आदमपुर की है पहचान, आदमपुर की है पहचान। भव्य बिश्नोई जिंदाबाद। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद। बीजेपी जेजेपी गठबंधन जिंदाबाद। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी अमर रहें। कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद।
भव्य बिश्नोई आगे बढ़े, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। दोस्तों, अब मैं आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत जो न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि उत्तरी भारत में अपना एक विशेष पहचान रखने वाले हम सब के नेता, ईमानदार और संघर्षशील साथी आपके चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी से प्रार्थना करूंगा वो आए और भव्य जीत के लिए आप सब साथियों से प्रार्थना करने का काम करें। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी। भारत माता की। बहुत ही सम्मानित आधुनिक हरियाणा के निर्माता, जिनको मैं बहुत सम्मान से विकास पुरुष मैं भी बोलता हूं, आप भी बोलते हैं, हरियाणा के सही मायने में दिलों में राज करने वाले मुख्यमंत्री परम आदरणीय मनोहर लाल जी, यहाँ पर उपस्थित मेरी माता श्रीमती जसमा देवी जी, बहुत ही कम उम्र में ऊंची से ऊंची बुलंदियों को छूने वाले स्पष्ट वक्ता मेरे मित्र अजय जी के बहुत ही होनहार पुत्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, यहाँ पर उपस्थित भाजपा जजपा के उम्मीदवार अजीज भव्य बिश्नोई जी, हरियाणा सरकार में बहुत ही पॉपुलर मंत्री श्री अनिल विज जी, आदमपुर हल्का, सरसा जिला, बिहार जिला, जिनको अपनी सर आंखों पर बिठाता है, हरियाणा सरकार में मंत्री आदरणीय चौधरी रंजीत सिंह चौटाला जी, हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे यहाँ पर हमारे आदमपुर विधानसभा के इस बार के उपचुनाव के प्रभारी श्री जेपी दलाल जी, श्री कृषि मंत्री हमारे श्री कंवरपाल जी, बहुत ही मेहनत कर रहे मेरे बड़े भाई रणबीर गंगवा जी, डॉक्टर बनवारी लाल जी, हरियाणा सरकार में मंत्री, जननायक जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता एवं प्रधान आदरणीय सरदार निशान सिंह जी, भाजपा के पूर्व प्रधान श्री सुभाष बराड़ा जी, और बहुत ही मन से हमें आशीर्वाद दे रहे श्री मनीष ग्रोवर जी, श्री अनूप धानक जी, यहाँ विशेष तौर पे हमें आशीर्वाद देने आए, जिनके पिताजी चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह का हमेशा मुझ पर आशीर्वाद रहा है, श्री ब्रिजेंद्र सिंह जी, मेरे बहुत पुराने मित्र ओजस्वी वक्ता मेरे भाई कैप्टन अभिमन्यु जी, श्री संजय भाटिया जी, श्री कृष्णलाल पवार जी, जो बहुत ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर आए सरसा से सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, राज्यसभा सांसद श्री डीपी वत्स जी, बाकी लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, हमारे संघर्ष के साथी जो हमारे 15 जोनों के प्रभारीगण, प्रेस के साहिबान, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इतने जबरदस्त काम के समय में इतनी भारी संख्या में आप यहां पर हम सबको अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद देने जो पधारे हैं, इसके लिए मैं अपनी ओर से मंचासीन सभी नेताओं की ओर से हाथ जोड़ के आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं आधुनिक हरियाणा के निर्माता हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, जो स्वयं या समय निकाल के आपको और हम सबको आशीर्वाद देने पधारे हैं।
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी को। वो भी विशेष तौर पे आपको आशीर्वाद देने यहां पर पधारे हैं। साथियों, ये चुनाव का अंतिम चरण है और अंतिम चरण मैं समझता हूं सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। जैसे हम कोई दौड़ में कई 500 मीटर की 1000 मीटर की दौड़ होती है, उस दौड़ में सब सारे धीरे धीरे भागते रहते हैं, लेकिन जब अंतिम वाला दौर आता है, अंतिम वाला राउंड आता है या अंतिम चरण आता है, उस चरण में जो सबसे तेज भागता है, सबसे मेहनत करता है, वो गोल्ड मेडल लेके जाता है। तो साथियों, ये अंतिम चरण चुनाव का है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चरण। अभी हमारे पास 2 दिन और 2 रातें बची हैं, इसलिए साथियों हमें ढीला नहीं पड़ना। आमतौर पे आप सोच लेते हैं कि चुनाव तो हम जीते पड़े हैं। निसंदेह चुनाव हम जीते पड़े हैं और बहुत बड़े मार्जिन से जीते पड़े हैं, लेकिन वोट डालोगे और डलवाओगे तो मार्जिन बड़ा आएगा, वरना नहीं आएगा। आप सब सर्वगुण संपन्न हैं। 4 उपचुनाव आपने पहले जीते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों में आपने जीते हैं, इसलिए आप बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। आपको अगर मैं कोई सीख दूं तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। यहां पे तो हर वोटर, हर व्यक्ति, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां पे तो चौधरी भजन लाल जी की कथनी को अपने जवान पे रखते हैं कि भाई कोई बड़ा रिश्तेदार आ जाए, कोई बड़ा पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आ जाए, ये मान सम्मान बहुत करते हैं, हलवा खिलाते हैं, चूरमा खिलाते हैं, लेकिन कहते हैं वोट हम चौधरी भजन लाल परिवार में देंगे। ये बात है कि नहीं भाई, बताओ। साथियों, इस चुनाव में हमारे बहुत से साथी प्रदेश भर से आए आप सबसे वोट मांगने, आपका साथ मांगने। उनसे या भव्य से या रेणुका से या मेरे से कोई जाने अनजाने में कोई भूल हुई है, कोई खता हुई है, तो भाई मंच पे पंचायत पे मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, लेकिन इसका गुस्सा किसी मत निकालना, क्योंकि 1-2 जगह से मुझे पता लगा किसी की चाय छूट गई, कोई पूर्व मंत्री आए थे, ऐसे कोई बातें मेरे सामने आई, तो भाई ये गुस्सा के बोटा में ना काट दियो मारा के मारो पानी पी जा कितने में। साथियों, मैंने बहुत सोच समझ के आप सबसे राय लेके मैंने विधानसभा से इस्तीफा दिया। इतिहास गवाह है, कोई आदमी गांव की सरपंची नहीं छोड़ता है। मैंने विधायक पद का इस्तीफा आपके कहने पर, आपके लिए दिया है, इस बात को आप जानते हैं। तो साथियों, मेरी कुर्बानियों को आशीर्वाद देना। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया कि मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित था। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया कि मैं माननीय मनोहर लाल जी की कार्यशैली से प्रभावित था। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं मेरे आदमपुर वासियों को चौधरी भजन लाल जी का दौर वापस लेके आना देना चाहता था, इसलिए यही सोच के मैंने इस्तीफा आपके सामने दिया। मैं मन से आपको बताता हूं, मैंने हर गांव में आके आपको बताई है कि इनसे बेहतर मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। विपक्ष में होते हुए भी जब जब मैं इनके पास कोई फरियाद लेके गया, इन्होंने कभी मुझे निराश नहीं किया। ये क्वालिटी या तो मैंने चौधरी भजन लाल जी में देखी थी या माननीय मनोहर लाल जी में ये क्वालिटी मैंने देखी है। बहुत सी मिसालें मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन एक मिसाल मैं आपको जरूर देना चाहता हूं। मैं आज कुछ ज्वाइनिंग से कुछ महीने पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया। मैंने कहा मेरे आदमपुर मंडी के अंदर की बात करूंगा, बाकी तो हर गांव के काम जो मैंने कहे वो इन्होंने किए, सिर्फ एक मंडी की मिसाल में देना चाहता हूं। मैं इनके पास गया और मैंने इनको कहा कि हमारे यहाँ सीवर की बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पीने के पानी की पाइपलाइन की बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ बरसाती पानी निकासी की बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, कितने का एस्टिमेट बन के आता है? तो मैंने कहा लगभग 70 करोड़ का बन के आता है। तो 1 मिनट तो इन्होंने सोचा, फिर कहा ठीक है मैं आपका कर मंजूर करता हूं।
मैंने इनको कहा, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि आदमपुर हल्का है, काम कर दियो, वोट मानने देंगे। वोट बीजेपी ने कौन दिया, वोट मानने देंगे, उस वक्त हम कांग्रेस पार्टी के थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल कितना बड़ा है, हरियाणा वासियों के लिए कितना प्रेम, कितनी भावना इनके मन में है। इन्होंने कहा कि भाई कहीं वोट कुलदीप आपको दें, लेकिन है तो मेरे हरियाणवी ना, मेरे परिवार के लोग। साथियों, ये छोटी बात नहीं है, ये कोई साधारण व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति का दिल बड़ा हो, जिस व्यक्ति के दिल में आपके लिए प्यार हो, आपके लिए स्नेह हो, हरियाणा वासियों के लिए, वही व्यक्ति ये बात सोच सकता है। मैं इनको बधाई देता हूं। मैंने माननीय दुष्यंत चौटाला जी को फोन किया, इनको मैंने कहा मेरे आदमपुर मंडी की सड़कें बड़ी टूटी पड़ी हैं, आपका महकमा है, आपका हमारा राजनीतिक चाहे अलग पार्टी में चुनाव लड़े दूसरे के सामने, लेकिन हमारा पारिवारिक रिश्ता है। मैं उस पारिवारिक रिश्ते के नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमें कुछ बजट आप आदमपुर मंडी के लिए दीजिए। मैंने बजट कम मांगा, लेकिन माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने 29 करोड़ 32 लाख का बजट हमारी मंजूर किया सड़कें गलियों का आदमपुर मंडी के अंदर। यह भी कोई साधारण बात नहीं। तो साथियों, इतना बढ़िया पार्टी, इतना बढ़िया गठबंधन और ऐसा माहौल यहाँ पे जो लोग काम करने में विश्वास करते हैं, जो भेदभाव नहीं रखते हैं, इसलिए इस पार्टी में जाना मैं समझता हूं मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया फैसला था। फैसले तो पहले ही मैंने बढ़िया करे, याद आ गई बात भाषण देते देते, लेकिन थे मैंने बड़ी जल्दी मन गाल काटने लग जो, आज सारी बीमारी बहुत ज्यादा है। हमने जब बीएसपी का और हमारा गठबंधन हुआ, हजका का और बीएसपी का, तब सब लोगों ने कहा यहाँ पे क्या कमाल का फैसला है कुलदीप, आपने लठी काट दिए। जब गठबंधन टूटा तब आपने कहा कुलदीप ने तो राजनीति को नहीं की जरूरत ही करण की। फिर हमारा बीजेपी से गठबंधन हुआ, तब आपने कहा कि भाई क्या कमाल का फैसला है, कुलदीप से बढ़िया कोई नेता नहीं हो सकता दिमाग वाला। फिर किसी कारण से गठबंधन टूट गया, फिर आप कह लें कुलदीप की जरूरत ही करण की, थान तो पॉलिटिक्स करनी को नहीं आवे। तो इस पे एक मुझे छोटी सी कहानी याद आ गई। एक बार एक राजस्थान में एक आदमी की गाड़ी खराब हो गई बिल्कुल टिब्बों में जाके, और वो वहां पे ढूंढता रहा कई घंटे, मई जून का महीना, पसीनों से तरबतर, और वो ढूंढता घूमता फिरता रहा। तो एक दूर एक छोटा सा मकान उसको नजर आया। तो रेगिस्तान पे चलता हुआ मकान पे घंटी बजाता रहा, तो बहुत देर तक कोई आया नहीं। उन्होंने कहा देखो क्या एक जमाना होता था, अतिथि परम भव देवो भव, और अब कोई आदमी आ नहीं रहे, कितने घटिया लोग हैं। तो तभी एक आदमी ने दरवाजा खोला, उन्होंने कहा जी मैं माफी चाहूंगा, मैं नहा रहा था इसलिए मेरे घर में कोई और था नहीं, मैं खोलता हूँ। तो बंदा कहा देखो कितना बढ़िया आदमी है, मुझसे माफी मांग रहा है, मैं तो जाने ही को नहीं मने। फिर उसने कहा जी आप आइए अंदर बैठो, पंखा चलाया उसने, और उसने कहा कि भाई आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। उसने कहा कितना बढ़िया अतिथि देवो भव निभा रहा है, कितना बढ़िया आदमी है। तो वो आदमी चला गया पानी लेने, वो 15 मिनट 10 मिनट आया नहीं, तो उसको गाड़ी निकालने लग गया, मन में थाड़ डरा कि कितना बेकार आदमी, पानी को पूछने गयो, पानी ना ही पावा रही बढ़िया, झूठ बोल रहे पूछो, ये बेकार आदमी को नहीं कोई। तभी वो आदमी लेके आता है अपने हाथ में एक गिलास, और वो कहता है जी मैंने सोचा आप इतनी गर्मी में आए हो तो पानी क्या मैं आपको सिकंजी दे देता हूँ। उन्होंने कहा देखो कि तो बड़ी आदमी है, पानी को क्यों सिकंजी ले रहा गया तो। फिर उसने घूंट मारी सिकंजी के, तो सिकंजी फीकी, तो कहता कितो घटिया आदमी है, गर्म पानी ले जाओ, चीनी कौन गाती के अंदर। तो उस आदमी ने कहा कि मेरे हाथ में चीनी थी, फाका था उसके। उसने कहा कि मुझे नहीं पता था, मैं सोचा जो आपकी शुगर है कि नहीं है, इसलिए मैंने गाती को नहीं, तो लो पी लो, बोलो कि तो बड़ी आदमी है। तो थारी बा बीमारी है, फैसले सही गलत बड़ी जल्दी करने लग जाते हो, आप विश्वास रखा करो हमारे ऊपर। तो साथियों, इससे पहले मैं आपको कह रहा था कि इस इलाके में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस इलाके में लोग नाराज जरूर हो सकते हैं। चौधरी भजनलाल जी से भी कई बार नाराज होया करते थे, मैं छोटा या वोट मांगने आता था तो पिताजी से भी लोग नाराज होया करते थे। वो नाराजगी मेरे से हो सकती है, लेकिन खिलाफत नहीं हो सकती। नाराज तो भाई भाई से और बाप बेटे से भी हो जाता है, लेकिन खिलाफ दुश्मन से होता है। और चौधरी भजनलाल का परिवार कभी आदमपुर हल्के का दुश्मन नहीं हो सकता, इस बात को आप लोग सब जानते हैं। 2019 की बात बताता हूं मैं आप सबको, माननीय मुख्यमंत्री को। 2019 में मैं चलो नाम नहीं लूंगा, अच्छा कौन लगा है, एक परिवार के मुझे पता लगा हमारे नाराज हो रहे हैं बहुत ज्यादा।
तो मैं चला गया उनके पास। मैं जाके, वो 85 साल के करीब उम्र थी उनकी, तो मैंने जाकर कहा जी मैं कोई नाराज़गी होगी तो मैंने माफ़ कर दो, मैं वोट मांगने आया हूँ सारा हूँ। तो पिताजी का साथी पुराना पूरा गरम, बोलो तने वोट दू ही को नहीं मैं की हालत में। क्यों बोलो बोलो भजन लाल मेरे ब्याह में आयो, भजन लाल मेरे छोरे के ब्याह में आयो, भजन लाल मेरी छोरी के ब्याह में आयो, और तू मेरी पोती के ब्याह में को नहीं आयो, मैं तने वोट दू ही को नहीं की हालत में। तो मैं आधा घंटा पौना घंटा मैं उनको मनाता रहा, नहीं माने। पहली बार हुआ इतिहास में कि आदमपुर हल्के में मैं या पिताजी या हमारा परिवार किसी घर गया है, वो सुना दे फिर मान जाए हमारी बात, वो माने नहीं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानना मेरा। मैंने कहा वोट दे ही हो हर हालत में। तो मैं पोलिंग हो गई, पोलिंग के बाद शाम को मैं उनके घर गया। मैं कहा देखो श्री हाल के आएंगे। मैंने कहा अंकल जी आपका तो अब हो गया गुस्सा ठंडा अगली बार। तो बोलो कुलदीप मैं सोच के गया था कि मैं वोट दूं ही कौन कुलदीप ने अब की बार, लेकिन जब मशीन पे बटन मेरी आंगली की ओर का नहीं गई कौन की हालत में। अब मेरे दिमाग में ये रहा कि भाई मेरे गले से, कि मेरे हाथ से चौधरी भजन लाल परिवार की नस कौन बांट सकूं मैं। तो इस प्रकार की भावना मैंने किसी हलके में नहीं देखी। मैंने भिवानी से भी लोकसभा का चुनाव जीता, पिताजी ने फरीदाबाद से लोकसभा जीता, करनाल से जीता, हमने हिसार से जीता, लेकिन इस प्रकार का अपनापन और प्यार मैंने लोगों के मन में नहीं देखा। रेणुका की सहेलियां कुछ गांव में घूम रही थी एक जगह, वो लोग इतना मंडी में गया बाजार में, इतनी नाराज मेरे से, इतना नाराज वो दुकानदार, तो ये समझाने लगी रेणुका की सहेलियां कि नहीं नहीं थारो परिवार है, वोट कुलदीप ने दियो। बोले आपको किसने कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा उसको, वोट कुलदीप नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा मैं, लेकिन मैं नाराज हूं इनसे पूरा। तो यहाँ लोग नाराज हो सकते हैं, यहाँ लोग खिलाफ नहीं हो सकते। तो साथियों हमने कई दौरे गांव के लगाए। आज अंतिम चरण जैसा मैंने कहा, अंतिम चरण में जैसा मैंने कहा, गांव में गया, लोगों में बड़ी हैरानी, लोगों में बड़ा गुस्सा। लोगों ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा हमारे कने वोट मांगने आवे है। और मैंने लोगों को याद कराने की कोशिश की 2008 का उपचुनाव, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और आदमपुर हल्के में यहाँ चुनाव था, और 2008 में क्या नारा दिया था भूपेंद्र हुड्डा ने, लोगों को याद था, उन्होंने याद दिलाया मुझे कई गांव में, मैंने अपने भाषणों में उसको ऐड नहीं किया था। लोगों ने कहा कि 2008 में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मेरा नाम भूपेंद्र हुड्डा है, मैं मुख्यमंत्री हूं हरियाणा का, मैं जिसका हाथ थाम लेता हूं मैं हाथ छोड़ता नहीं हूं। आप आदमपुर वालों मुझे वोट देना या मत देना, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा थारा विधायक, थारा मुख्यमंत्री रहेगा। 2008 की बात थी। उसके बाद 6 साल मुख्यमंत्री रहा। आप गवाह हो, गांव के लोग ही गवाह थे। अगर एक भी काम आदमपुर हल्के का भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मन से किया, रूटीन काम तो यह करते हैं, बल्कि लठ मारे थारे आपको याद दिलाना चाहता हूं। 2010 में जब हमारा यहाँ से नौकरियां, पानी, बिजली, विकास का पैसा सब यहाँ से खोज के ले गया, तब विधानसभा घेराव मैंने किया था, आप जानते हैं। अब मेरे साथ आप में से बहुत से साथी वहां चंडीगढ़ गए थे विधानसभा घेराव करने। लठ पड़े थे, कौन पड़े, थारा सारा गया। वही पीछे से आवाज कौन आई मैंने। कुलदीप बिश्नोई कोई अपनी फैक्ट्री खुलवाने नहीं गया था, कुलदीप बिश्नोई कोई अपना होटल खुलवाने नहीं गया था। मैं भेदभाव के खिलाफ गया था, मैं आदमपुर हल्के के अन्याय के खिलाफ गया था। आज जिस आदमी ने लठ मारे आपको, आज वो और उसका छोर आके कहते हैं हमारा साथ दो, हम आपको वोट देंगे। किस शर्म किस मुंह से आप वोट मांगते हो। दीपेंद्र हुड्डा का मैं भाषण सुन रहा था, क्या हमारे को वोट दो, 2024 में आपके काम करेंगे। तो दो साल सारा काम कौन करेगा भाई, सरकार तो हमारी डंका की चोट पे है, कौन काम। और 2024 में कौन सी सरकार आ रही है। हमारे पास इतने विकास पुरुष, विकासशील मुख्यमंत्री जी हमारे सामने बैठे हैं, इनके होते हुए 2024 क्या 2029 की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बना के दिखाएंगे, प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी। इसलिए साथियों, मेरे को कहा गया कम बोलना है। मैं आभारी व्यक्त करता हूं मनोहर लाल खट्टर जी का और केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने भव्य बिश्नोई को यहां से टिकट देके अपना नुमाइंदा बनाया। साथियों, चौधरी भजन लाल जी के युग बड़ी मुश्किल से हमारे पास मौका आया कि हम वो दौर वापस हमारे पास आ रहा है। जैसा मैंने कहा, ज्वाइनिंग के बाद ही मैंने 530 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट परियोजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में दी थी, और उन्होंने 1 मिनट में उनको हाँ किया। ये एक शुभ संकेत है कि चौधरी भजन लाल जी का दौर हमारे आदमपुर हल्के में वापस आ रहा है। इसलिए साथियों, खोना नहीं है ये मौका, चूकना नहीं है ये मौका। इतने वोटों से भव्य को जिताओ, इतने वोटों से भव्य को जिताओ कि 2024 में कोई टिकट मांगने वाला कांग्रेस पार्टी में आदमपुर हल्के से ना मिले, तो जीत का मजा है, नहीं जीत का मजा हमारे को नहीं आएगा। ये बात आपको करना चाहता हूं।
भव्य बिश्नोई के बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। स्कूल के टाइम से स्कूल में ये हेड बॉय रहा, स्कूल में टॉप किया इसने एनसीआर में, 10 मैट्रिक में, स्कूल में टॉप किया इसने एनसीआर में 12वीं क्लास में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करी और वहाँ ब्लू ब्लेजर होल्डर रहा है ये, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी सेकंड मास्टर्स करने गया था। पिताजी के नाम पे भजन ग्लोबल इम्पैक्ट फाउंडेशन भव्य चला रहा। पिछले कोरोना काल में 60 लाख से ज्यादा परिवारों को भव्य ने मुफ्त खाना और मुफ्त दवाइयाँ पूरे हिंदुस्तान भर में बांटी। ये कोई छोटी बात नहीं, आप जानते हैं। हर साल एक परिवार के एक बच्चे को ये विदेश में पढ़ने के लिए फ्री भेजता है। 11 हिंदुस्तानी और विदेशी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। किसी का उप प्रधान है, किसी का स्पोक्स पर्सन, जनरल सेक्रेटरी, सामाजिक लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, और कितना काचा सोना छोरा थाने दिया, थाना हल्के के अंदर थाना और के जी खूबसूरत है, हैंडसम है, सारा इतना बढ़िया छोरा थाना आपके इलाके के अंदर आपको मिलने आ रहा है। इसलिए साथियों, इन लोगों से घबराना नहीं। मुझे आज सुबह कोई आदमी मिला, बोला जेपी गुंडागर्दी कर सका है। मैं बोलो जी, महार चौधरी भजनलाल परिवार से ज्यादा शरीफ नहीं दुनिया में, लेकिन कोई गुंडागर्दी करेगा तो सारा गुंडा मारो नीची नीची है, सब परवाह ना करियो किसी बात की आप लोग। और जयप्रकाश तो वैसे भी यहाँ कोई लश्कर लड़ने को नहीं है, तो रुपया कमाना आयो है। इसलिए साथियों, आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के पुनः प्रार्थना कि बहुत मुश्किल से फिर दोहरा रहा हूं मैं, हमारे पास मौका आया है कि हम एक अपना घर, अपना परिवार हम दोबारा सशक्त और मजबूत करें। आने वाली 3 तारीख को हम भव्य काम पहले मुझे बताओ, वोट कौन सी तारीख को पड़ रहे हैं और मशीन पे नंबर कौन सा है हमारा, और ये भजनलाल जी की पीढ़ी कौन सी है? तो तीसरी पीढ़ी, 3 तारीख, तीसरा बटन कामयाब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय कुलदीप बिश्नोई जी, जिन्होंने सारी बातें विस्तार से बताने का काम किया। मैं अगले वक्ता के रूप में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी को बुलाऊं, उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी और ये अभी कह रहे थे थापी मार, ये जो जयप्रकाश जी, ये जो है पिछड़ा वर्ग सम्मेलन इन्होंने कल जो है वहां करने का काम किया ढाणी मोहब्बतपुर में। मैं आप मंच के माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि हमने ज्यादा आरक्षण देने का काम किया। मैं कहता हूं कि अगर सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान बैकवर्ड क्लास का करने का काम किया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करने का काम किया, क्योंकि मैं कटिंग दिखा सकता हूं। 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार रही, कटिंग दिखा सकता हूं। कोई भी जब भी कोई वैकेंसी निकली, अगर कोई 50 वैकेंसी बैकवर्ड क्लास की है तो 5-4 भर करके एक लाइन नीचे लिखी आती थी कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। इस तरीके का धोखा करने का काम किया, ऐसे लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम किया जो जन्मजात स्किल्ड होते हैं, चाहे कोई कारपेंटर है, चाहे कोई कपड़ा सिलने का काम करता है, चाहे कोई लोहे का काम करता है, चाहे कोई बर्तन बनाने का काम करता है, और आप कहते हैं कि वो अयोग्य है। मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि 8 साल से आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार है, एक भी बैकवर्ड क्लास की वैकेंसी कोई खाली नहीं गई, सारी की सारी भरने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया है। और तो और जो सबसे पुरानी मांग थी, जो पंचायती राज के अंदर आरक्षण मिलना चाहिए, वो भी राजनीतिक आरक्षण आदरणीय मनोहर लाल जी ने और हमारी सरकार ने देने का काम किया है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि लंबे टाइम से आप बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा जो आदरणीय मनोहर लाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जो सरकार में जो निरंतर गति देने का काम कर रहे हैं, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम हरियाणा आए और अपनी बात इस विशाल जनसमूह को संबोधित करने का काम करे। आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी। पहले तो आप सबको 97वें हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1966 में आज ही के दिन हमारे उन नेताओं ने जिस सोच के साथ ये हिंदी भाषी क्षेत्र बनाया,
मैं मानता हूं कि इस 57 साल के सफर में ये प्रदेश इस देश के अग्रणी राज्यों में से एक बना। मंच पर विराजमान प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, बहुत ही आदरणीय जसमा देवी जी, हमारे बीच में मौजूद जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, कुलदीप बिश्नोई जी, मंच पर विराजमान कैबिनेट में हमारे साथ अनिल विज जी, जेपी दलाल जी, चौधरी रंजीत सिंह जी, बनवारी लाल जी, अनूप जी, मंच पर बैठे प्रदेश भर के सांसदगण, विधायकगण, सम्मानित दोनों संगठनों के पदाधिकारीगण, मेरा छोटा भाई और आप सबका लाडला आपका भावी विधायक भाई भव्य जी, और आदमपुर हल्के के मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी और खास तौर पर नाना नानियों, मामा मामियों, आदमपुर का एक रिश्ता मेरे साथ भी बेहद करीबी है और निरंतर आप सब ने उस रिश्ते को मजबूत करने का काम किया। और मैं तो अभी आते आते देख रहा था कैप्टन अभिमन्यु जी भी बैठे हैं, इनका भी रिश्ता आदमपुर के साथ बराबर का ही है। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से आज आदमपुर ने एक मन बना रखा है, उस ताकत को और मजबूती के साथ अगले 48 घंटे दोनों संगठनों का एक एक कार्यकर्ता मिलकर आगे बढ़ाने का काम करे। और जो आदमपुर की जीत है, कोई 20 कह रहा है, 25 कह रहा है, 30 कह रहा है, मैं तो आपको यही विनती आग्रह के साथ आज कहना चाहूंगा कि एक नए रिकॉर्ड के साथ एक आदमपुर की धरा पर आयाम बनाने का काम। साथियों, आज 4 दलों के बीच में आदमपुर का चुनाव टीवी के हमारे साथी, अखबार के हमारे साथी दिखाते हैं। मैं तो इतिहास बता दूं विधानसभा का, एक दल के 1000 से कम वोट थे, दूसरे दल के 1994 वोट थे। मगर आज की परिस्थिति में अगर हम 2-4 हजार वोट की बात करें तो भी साथियों उनको खराब मत होने दो। नरमे को सीजन है, नरमे के अंदर तो झाड़ फूस जब पूरा भी सूख जाए तो भी चुगाई करी जाए को नहीं करी जाए। तो आज तो टिंडा तोड़ के एक एक संभालने की जरूरत है। जाओगा एक एक वोट ने पकड़ोगा तो मैं गारंटी दूं कि भव्य ने थे रिकॉर्ड वोटाओं जिता कर अपनो विधायक बनाओ। साथियों, एक और सुनहरा अवसर है। कल ही मैं याद कर रहा था, विजेंद्र जी बैठे हैं, आज से 3-3.5 साल पहले मैंने, भव्य ने, विजेंद्र जी ने, तीनों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। विजेंद्र जी जीत के लोकसभा में चले गए, 6 महीने बाद मैं जीत के उचाना से विधानसभा में चला गया। साथियों, भव्य पीछे रह गया था, ये मौका इसको भी मिल गया, इसको भी साथ के साथ विधानसभा में भेजने का काम किया। साथियों, मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, कांग्रेस के साथी कह रहे हैं, मैं अखबार पढ़ रहा था, भूपेंद्र हुड्डा जी का कल रात का बयान है कि सरकार की नींव हिला देंगे। 3 साल पहले कहने लगे थे 15 दिन में सरकार की नींव हिला दूंगा, फिर कहने लगे 6 महीने में सरकार की नींव हिला दूंगा।
फिर कहने लगे साल में तो सरकार घेर देंगे, किसान आंदोलन में कहने लगे सरकार गिर गई। आज हमने 3 साल 28 तारीख को पूरे करे और इन 3 सालों में एक ही सोच के साथ आगे बढ़ने का काम किया है कि प्रदेश को प्रगति के पथ पर कैसे ले जाया जाए, प्रदेश के अंदर उन्नति, प्रदेश के अंदर निवेश कैसे आए और प्रदेश को और मॉडर्नाइज कैसे किया जाए। साथियों, आज आप उठाकर देखो, आदमपुर शहर में 3 रेलवे फाटक थे। आज तीनों के ऊपर केंद्र से हमने इन सालों में मंजूरियां करवाई। भादरावाड़ा चालू हो गया, दड़ोलीवाड़ा बन रहा है और मंडी का अंडरपास जैसे ही दोनों फ्लाईओवर कंप्लीट होंगे उसको हम शुरू कर देंगे। 6 महीने में उसको भी कंप्लीट कराने का काम। आज बात समझ से हिसार चले जाओ, वहां फ्लाईओवर बन रहा है। ये प्रगति है। निवेश बहुत होता है मगर इस सोच के साथ कि निवेश से हरियाणा की जनता की प्रगति हो, इस सोच के साथ आपकी सरकार ने काम किया। साथियों, आज मंडी में बैठे मैं भी सीएम साहब को कह रहा था, प्रोक्योरमेंट पीक पर है। आज चाहे दाल की हो, चाहे वो नरमे की हो, चाहे वो जीरी की हो, किसान 2-2, 3-3 दिन मंडी में सोया करता था जब जाकर फसल उगती थी। मेरे को वो दिन भी याद है, आज से 5-6 साल पहले इसी किनारे में मंडी के कई आड़तियों ने धरना चलाया। बतौर सांसद हम भी आके बैठे, पार्लियामेंट में भी मुद्दा उठा कि उठान नहीं हो रहा, भाव नहीं मिल रहा। आज सरकार ने 1 नहीं 13 चीजों पर एमएसपी देने का काम किया है। और साथियों, नतीजा देखो कि आपके इस मंडी के शेड के नीचे एक दाना अनाज का या एक फूस नरमे का नहीं पड़ा। सरकार ने तुरंत खरीद कर भंडारणों में उसको भिजवाने का, पेलों में उसको भिजवाने का काम किया। और केवल मात्र उठान ही नहीं, एक चीज और देखो, मैं कल बाल समझ में कह रहा था, एक किसान बाजरा लेके आया, 2 गोयल साहब थे, 1,09,000 गोयल साहब के खाते में हरियाणा सरकार ने 48 घंटे में ट्रांसफर कर उसके पैसे की पूरी भरपाई करने का काम किया। साथियों, मैं तो एक चीज आपको जरूर बोलूंगा, जिस सोच के साथ हमने प्रदेश को आगे बढ़ाया है, उस सोच के अंदर हिस्सेदारी और मजबूती देना चाहते हो तो आज आप सब मन बनाकर गठबंधन के हमारे इस उम्मीदवार को, युवा साथी को 3 तारीख को भारी बहुमत से जिताने का काम करोगे। और जहां बात कांग्रेस की है, भ्रम बहुत फैला रहे हैं। गांव दर जाकर नींव हिलाने की बात कर रहे हैं। इनका एक नेता तो देश के दक्षिण से लेकर उत्तर तक कहता है भारत जोड़ो यात्रा। मैं तो कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, पहले पार्टी जोड़ो यात्रा निकालने का काम करो। आदमपुर में चुनाव है, बाबू बेटों ने पूरा जोर लगा रखा है, पर पूछने का काम करो, सुरजेवाला जी कहाँ है, शैलजा जी कहाँ है, किरण जी कहाँ है। और तो और जो लोग अपनी पार्टी को नहीं जोड़ सकते, आज वो भारत जोड़ने की बात करते हैं। ये कांग्रेस थकी हुई है, मरी हुई है। साथियों, इस कांग्रेस को पूरा तोड़ दो, लोहा गर्म है, तोड़ा मार दो। और मौका जब ही आएगा जब 3 तारीख को एक साथी अपना एक कीमती वोट भव्य के पक्ष में डालकर गठबंधन के उम्मीदवार को कमल का बटन दबाकर जिताने का काम करोगे। साथियों, मैं तो एक चीज जरूर आपको बोलूंगा कि प्रदेश के अंदर प्रगति के अंदर हर हलके को बराबरी हिस्सेदारी देने का निर्णय हमने लिया और आज उसका नतीजा है। मैं सड़कों की बात कर लूं,
तो आदमपुर के अंदर लगभग 100-125 करोड़ की सड़कें हम बना चुके हैं और 70-75 करोड़ की सैंक्शन है और 2-4 कोई रहेगी उसको भी तुरंत लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। इसी तरीके से सीएम साहब आपको आगे बता देंगे, चाहे वो अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की बात हो, चाहे शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के अंदर बाल समंद के अंदर गर्ल्स कॉलेज बनाने की बात हो, कई ऐसी चीजें हैं जो प्रदेश सरकार ने आदमपुर चाहे विपक्ष में रहा हो तो भी बनाने का काम किया और अब तो सत्ता में हिस्सेदारी डालोगे तो दुगनी गति से आगे बढ़ाकर और आगे ले जाने का हम काम करेंगे। मैं तो पूर्ण आपको दोबारा इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बार मौका है, इस थकी मरी कांग्रेस को पूरा तोड़ दो और एक एक अपना वोट देकर हमारे इस युवा साथी को विधानसभा में भिजवाकर अपनी हिस्सेदारी बनाने का काम करो। करोगे कौन नहीं करोगे? देख लो कई आदमपुर वाला आज हटा लो, पोलिंग वाले दिन एक एक वोट की चुगाई करनी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा। करोगा कौन नहीं करोगा? आप सब आए, पूर्ण आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी। आज जिस तरीके से आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा सरकार ट्रांसपेरेंसी से चल रही है, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के अनेक लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर हमारे बीच में संजय छोकर जी, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, 2009 में समालखा से इन्होंने एमएलए का चुनाव भी लड़ा। भव्य को आशीर्वाद देने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि विधिवत रूप से इनको ज्वाइन कराने का काम करें। धन्यवाद। और इसी कड़ी के अंदर मेरे बहुत पुराने मित्र और आदरणीय डॉक्टर दलबीर भारती जी, जो महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस रहे हैं, आईजी पद से रिटायर हुए हैं और लगातार इस चुनाव के अंदर पिछले एक हफ्ते से लगे हुए हैं और आज वो भी विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने 5 बुक्स लिखी हैं और एक बुक्स को इनको राष्ट्रीय पुरस्कार जीबी पंत पुरस्कार मिला है, जो एलएलबी के भी यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे हैं। ऐसे आईजी रिटायर्ड आदरणीय दलबीर भारती जी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इनको ज्वाइन कराने का काम करें। धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगा आपके अपने लाडले भव्य बिश्नोई जी से कि जो विधानसभा के अंदर आपके हलके की आवाज उठाने का काम करेगा, वहीं जो लंबे टाइम से इस आदमपुर हलका जो सत्ता से दूर था, आप सबको सत्ता के अंदर ला करके इस आदमपुर हलके का सूखा दूर करवाने का काम करेगा अजीज भव्य बिश्नोई जी। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भव्य बिश्नोई जी। भारत माता की। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की धर्मपत्नी और मेरी दादी श्रीमती जसमा देवी जी, हरियाणा सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हरियाणा प्रदेश के
बहुत ही लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा प्रांत के ईमानदारी, मेहनत और संघर्ष के प्रतीक, आप सभी के सुख दुख के साथी और मेरे मार्गदर्शक चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, हरियाणा सरकार के गृह मंत्री श्री अनिल विज जी, श्री वेदपाल जी, हरियाणा सरकार की बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री जी श्री जेपी दलाल जी, श्री कंवरपाल जी, हरियाणा सरकार के डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर गंगवा जी, मंत्री श्री बनवारी लाल जी, जननायक जनता पार्टी के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, श्री सुभाष बराला जी, अनूप धानक जी, श्री मनीष ग्रोवर जी, मेरे बड़े भाई हिसार के लोकसभा के सांसद श्री ब्रिजेंद्र सिंह जी, पूर्व में मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु जी, पूर्व में मंत्री रहे प्रोफेसर छत्रपाल जी, सांसद संजय भाटिया जी, सांसद कृष्णलाल पवार जी, सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, सांसद जनरल डीपी वत्स जी, श्री संदीप जोशी जी, पूर्व में मंत्री रहे श्री गोपाल कांडा जी, भाजपा के हिसार के अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र सिंह जी, मंच पे विराजमान भाजपा जसपा के बहुत ही सम्मानित विधायक, पूर्व विधायक, सभी सम्मानित साथीगण और यहाँ उपस्थित आदमपुर हलके के बहुत ही मान और सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों और पत्रकार साथियों, योग पुरुष स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की चरणों में नमन करता हूं और हरियाणा दिवस के शुभ अवसर पर विकास पुरुष श्री मनोहर लाल जी का आदमपुर की पवित्र धरा में पधारने पर स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मनोहर लाल जी की रहनुमाई में आज हमारा प्रदेश उन्नति और प्रगति की ओर तेजी से दौड़ रहा है। तो ऐसे में जो आज आप हमारे बीच आए हैं, मुझे और हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए इससे ज्यादा खुशी और गौरव का माहौल और अवसर हमारे लिए नहीं हो सकता। मैं आभारी हूं मनोहर लाल जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आदमपुर की महान जनता का विकास कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं मनोहर लाल जी की और आप सभी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हर प्रयास करूंगा। मैं आभारी हूं भाई दुष्यंत चौटाला जी का, जिन्होंने कल बालसमंद आकर और आज यहां पहुंचकर गठबंधन का धर्म निभाया है और हमारे चुनाव को मजबूती दिलाने का काम किया है। मैं आभारी हूं भाजपा जसपा के तमाम कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का और नेताओं का, जिन्होंने इस पूरे चुनाव में अपने अथक परिश्रम के माध्यम से अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम किया है। मैं आभारी हूं आदमपुर के मेरे परिवार का, जिन्होंने इस पूरे चुनाव में अपना अपार स्नेह और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखा है। साथियों, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मेरी असली पूंजी है। आपका हमेशा आभारी रहूंगा। इस चुनाव के दौरान यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल चूक हुई या किसी भावनाओं को ठेस पहुंचा, तो इस भरी सभा में मैं हाथ जोड़कर क्षमा भी चाहता हूं। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की विरासत को आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। ये मेरा सौभाग्य भी है और मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके आशीर्वाद से, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर मैं अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित करूंगा। दादाजी ने भी युवावस्था में आदमपुर की सेवा की और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी के आशीर्वाद से दादाजी से प्रेरणा लेके उन्हीं का स्वर्णिम दौर एक बार फिर आपके बीच में लाने का मैं हर प्रयास करूंगा।
साथियों, आदमपुर आपका और हमारा घर है और आज कुछ भारी और गलत लोग हमारे घर में प्रवेश करके इसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमने इनको रोकना है, क्योंकि हमारा घर मजबूत होगा तभी आप और हम मजबूत रहेंगे। और मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आदमपुर विकास का नया आगाज करेगा। तो इसीलिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि जो साथी हमसे नाराज है उसे मनाकर, जात पात से ऊपर उठकर हम सभी ने एक बार फिर एक परिवार होने का सबूत पेश करना है। आशा, उम्मीद और अपेक्षा करता हूं कि आने वाले 3 नवंबर को अब कमल के सामने वाला बटन दबाकर आदमपुर की उन्नति और प्रगति के लिए मुझे आशीर्वाद देंगे, ताकि हम सभी साथ मिलकर स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का स्वर्णिम दौर एक बार फिर आदमपुर में ला सकेंगे। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि भरोसा है कि आने वाली 6 नवंबर को आप और हम साथ मिलकर एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत आदमपुर में दर्ज करके मनोहर लाल जी की झोली में डालने का काम करेंगे। एक बार पुनः मैं श्री मनोहर लाल जी का, भाई दुष्यंत जी का और भाजपा जसपा के तमाम साथियों और नेताओं का आदमपुर की पवित्र धरा में पधारने का पर आभार व्यक्त करता हूं और प्रण लेता हूं कि मैं अपना एक एक कर्तव्य, एक एक दायित्व पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आदमपुर। बहुत बहुत धन्यवाद भव्य जी। निश्चित तौर पर इन सभी का जोश को देखते हुए आज हम कह सकते हैं जिस तरीके से गांवों के अंदर गए हैं, बाकी सभी कैंडिडेटों की जमानत जब्त करके भारी मतों से भव्य बिश्नोई जी को जिताने का काम करेंगे। आज जिस तरीके से आदरणीय मनोहर लाल जी छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर के चल रहे हैं, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे एससी हो, चाहे बीसी हो, आज जिस तरीके से बैकवर्ड क्लास को सम्मान देने का काम किया है, आदमपुर की विश्वकर्मा समाज कल्याण समिति किसान मजदूर समृद्धि का चिन्ह हड़ भेंट करके आपको सम्मानित करना चाहते हैं। श्री श्यामलाल जांगड़ा जी, रामकुमार नंबरदार जी, नागरमल जांगड़ा जी, भगवाना राम जांगड़ा जी, गोपीराम जांगड़ा जी, धर्मवीर जांगड़ा जी, टेकचंद धिंगताना जी, ये तमाम साथी एक हड़ भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मानित करना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने हमेशा समाज का मान बढ़ाने का काम आपने किया है। तमाम साथी आगे आकर के अभी मैं निवेदन करूंगा, यहाँ की अनेक संस्थाएं लगातार आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही है और समर्थन दे रही है। हाउसिंग बोर्ड मंडी आदमपुर के एसोसिएशन, हाउसिंग बोर्ड मंडी एसोसिएशन आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहां पहुंचने पर स्वागत व आभार प्रकट करना चाहती है। हाउसिंग बोर्ड मंडी आदमपुर के तमाम सदस्यगण आगे आकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करने का काम कर रहे हैं। चलो आप क्या कहना चाहते हो? कह दो। एक बार चलते रहेगा ना, अगला सम्मानित करवा दे। कौन है? बोलिए, कौन सा सम्मानित? कौन सी संस्था है? हाउसिंग बोर्ड के तमाम इन साथियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्वागत किया है और आशा भरी निगाहों से फिर भी ये लोग इनकी तरफ, मुख्यमंत्री की तरफ और कुलदीप बिश्नोई की तरफ देखते इसलिए हैं कि इनमें काम करने का मादा है। पहले भी इनकी जो समस्याएं थी प्रदेश के मुख्यमंत्री और चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने दूर की थी। इसी तरह से आशा करते हैं कि आगे भी इनका इसी तरह से मान होता रहे। मैं अगल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को आमंत्रित हम करें रणबीर गंगवा के माध्यम से, उससे पहले मैं तमाम साथियों को मेरी ओर से कहना चाहता हूं दोस्तों कि आपके बीच में दूसरी विरोधी पार्टी के लोग आकर के जात पात की बात करने का काम करेंगे। दोस्तों, प्रदेश के मुख्यमंत्री
जो पूर्व में रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो आपके इस इलाके के साथ किया था वो तो एक अलग बात है, परंतु आपके भाई जो एक साधारण कार्यकर्ता को हमारे नेता चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी 2019 में जब एमएलए के टिकट देने के लिए प्रयास कर रहे थे तो सबसे ज्यादा अड़ंगा डालने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया और कुलदीप बिश्नोई ने चैलेंज के साथ आपके भाई को यह कह करके टिकट दी चाहे मेरी टिकट छोड़नी पड़े। रेणुका जी ने कहा चाहे मेरी टिकट छोड़नी पड़े, मुझ जैसे कार्यकर्ता को टिकट दे करके हमारे कौम के लोगों पर जो एहसान किया, दोस्तों आज अवसर है उसको उतारने का काम करना। यही नहीं, मैं आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आपके सामने स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का परिवार चौधरी देवीलाल जी की दोनों पीढ़ियां बैठी हैं और हमारे इलाके के लोग 36 बिरादरी के भाई और बहन ये भारी संख्या में आकर के आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जीत तो निश्चित है परंतु रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेंगे। परंतु आपसे यही आशा और उम्मीद, आशा भरी निगाहों से लोग देखते हैं कि वही दौर जो चौधरी भजनलाल जी का था, 3 हफ्ते पानी का, नौकरियों का, बिजली का, विकास का, पुनः वो आए। इसी आशा के साथ भाई रणवीर जी से कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को आगे आमंत्रित करने का काम करें। धन्यवाद। अब मैं आपके बीच में, आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, मैं हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के युवाओं के अंदर एक विश्वास जगाने का काम किया, ट्रांसपेरेंसी के साथ नौकरियां दे करके और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस तरीके का नारा दे करके हरियाणा प्रदेश को निरंतर प्रगति के पथ पर ले जाने वाले माननीय मनोहर लाल जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और इस बड़े विशाल जनसमूह को अपना मार्गदर्शन देने का काम करें। आदरणीय मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री हरियाणा। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिंदाबाद। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। वोट वोट देना भाई, वोट के लिए आए हैं, वोट दो। ये बुढ़िया बार बार नहीं कही अभी कि वोट दो, हाथ खड़े करो। भारत माता के, भारत माता के। अपना टारगेट चंडीगढ़ है। भारत माता के। मंच पर विराजमान हमको सबको इस चुनाव में जिनकी भी भागीदारी है, चाहे हमारे प्रत्याशी हैं, चाहे चुनाव को जितवाने वाले हमारे कार्यकर्ता, नेता, दोनों पार्टियों के सब कार्यकर्ता, इन सबको आशीर्वाद देने के लिए आज मंच पर पधारे
हमारी बड़ी बहन पूर्व विधायक श्रीमती जशमा देवी जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी, इस इलाके में जो चौधरी भजनलाल जी की अपनी कर्मभूमि रही है, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाले बहुत ही हमारे कर्मठ नेता हैं। आपकी लगातार वर्षों सेवा कर रहे हैं, ऐसे भाई कुलदीप बिश्नोई जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री, मंत्रिमंडल के सभी साथी यहां बैठे हैं। मुख्य रूप से हमारे गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी, हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, हमारे पावर मिनिस्टर चौधरी रणजीत सिंह जी, सभी मंत्रिमंडल के साथीगण, सांसदगण, विधायकगण और साथ ही आज के इस पूरे इस कार्यक्रम के, इस अभियान के, जिनको मैं कहूं कि आज के नेता हमारे भाई दिव्य बिश्नोई जी, भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, सभी हमारे मंचासीन और सामने बैठे नेतागण, कार्यकर्तागण, और आज मैं इस पूरे चुनाव अभियान में दूसरी पार्टियों को छोड़ करके बहुत से नेता, बहुत से कार्यकर्ता उन पार्टियों के जिन्होंने इस अभियान में अपना सहयोग देने के लिए हमें ज्वाइन किया है, ऐसे शामिल होने वाले सभी बंधुगण, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार मित्रों, आज एक विशेष दिन है और विशेष दिन इस नाते से मैं दो महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम आज के दिन हैं, पहला तो जैसा सब हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपने को शुभकामनाएं दी, बधाई दी, वो है हरियाणा का 57वां स्थापना दिवस। हरियाणा बने 56 साल हो गए हैं। 56 साल पूर्व हमारे कुछ बुजुर्ग यहां बैठे होंगे, जब हरियाणा बना था 1966 में, उस समय की उनको संभाल होगी। बहुत सी शंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि हरियाणा पता नहीं इसका अस्तित्व बना रहेगा कि वापस खत्म हो जाएगा, ये अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे संभालेंगे, ये अपने लोगों को काम का रोजगार कैसे दे पाएंगे। यहां दक्षिण हरियाणा में तो बिल्कुल कोई घास भी उगता नहीं है, पानी पहुंचता नहीं है, उद्योग नाम की कोई चीज नहीं है, शिक्षा के संस्थान भी बहुत कम थे, रोजगार भी कम थे। लेकिन आज का हरियाणा, मैं दावे से कह सकता हूं कि आज देश भर के जितने प्रांत हैं, सब प्रांतों में हमारा स्थान नंबर 1 पर, नंबर 2 पर दर्ज होता है। इसी प्रकार दूसरा अवसर भी आज बहुत पवित्र दिन है। आज गोपाष्टमी का दिन है। गौ माता की हम पूजा करते हैं आज के दिन। मुझे भी आज प्रातःकाल हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने महाराजा अग्रसेन जी की भूमि अग्रोहा में जो गौशाला है, वहां पर गौ माता की पूजा कराने का मुझे अवसर मिला। मैं इनका भी धन्यवादी हूं। और आज देश की जितनी हमारी आस्थाएं हैं, जितने हमारे ऐसे प्रतीक हैं, उनके प्रति जो श्रद्धा है, उस नाते से इस काम को हम बरकरार रखें ताकि हमारे जीवन में अच्छे विचारों का आदान प्रदान होता रहे। मित्रों, महत्वपूर्ण विषय अगला जो है
वो है हमारे इस चुनाव का आज प्रचार अभियान का आखिरी दिन। आज 1 तारीख है, 3 तारीख को चुनाव होने वाला है। चुनाव प्रारंभ होने में अब मात्र 42-43 घंटे बचे हैं। उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इस समय ये जो संदेश है यहां से, इस मंच से आप सब लोगों को, सभी वक्ताओं ने, सभी नेताओं ने जो आपको दिया है, हमको इस बचे हुए 42 घंटे में हर घर में वो संदेश पहुंचाना है, क्योंकि ये आखिरी चोट है। जब कहते हैं ना कि लोहा लोहार लोहे पर चोट मारता रहता है, 50 चोट 100 चोट लग गई, लेकिन आखिर लोहा कटता तो आखिरी चोट पर है। आखिरी चोट का मतलब ये नहीं कि पहले वाली चोट का महत्व नहीं है, उनका अपना महत्व होता है, लेकिन जो आखिरी समय होता है वो बहुत सावधानी का होता है और उस सावधानी के समय हमको आगे बढ़ना होता है। तो ये जो है अवसर, ये केवल एक चुनाव नहीं है, इसको एक मौका करके हम लोगों को अपने सामने रखना एक विशेष मौका है, विशेष अवसर है। ये सारे प्रदेश का, देश का चुनाव नहीं है, केवल हमारी जो 90 विधानसभाओं में से केवल एक विधानसभा का ये बाई इलेक्शन है और ये बाई इलेक्शन भी 2 साल के लिए है। और ये बाई इलेक्शन उन लोगों के बीच में है जो लोग 26 साल से वनवास में बैठे हैं। सत्ता का वनवास से बाहर निकले आप लोगों को 26 साल हो गए हैं। अब बात अलग है कि आपके साथ बीच में एक धोखा भी हुआ है। 2005 में जब चौधरी भजन लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में 67 सीटें जीती गई थी, 67 सीटें जीती गई थी, लेकिन उस समय रातों रात वो अगर सही असल मायने में धोखा हुआ तो आदमपुर के लोगों के लिए हुआ, बाकी हरियाणा के लिए मैं नहीं कह सकता इतना। क्यों? चौधरी भजन लाल जी उस समय दावेदार थे मुख्यमंत्री बनने के। रातों रात षड्यंत्र रचा गया और जिन्होंने षड्यंत्र रचा आज वो आपके बीच में हैं, आए हैं, झोली पसार रहे हैं, मांग रहे हैं। किस मुंह से मांग रहे हैं वो वोट की भीख? उनको कोई हक नहीं है। जिस जनता से उन्होंने धोखा किया हुआ है उस जनता को अब वो फिर से रंग बदलते हुए यहां भेष बदल करके जो आए हैं, ये आपको पहचानना होगा, यहां बैठे सब लोगों को पहचानना होगा। और जो यहां का वोटर है, जो आज घर में होगा, हमारा रिश्तेदार होगा, हमारा पड़ोसी होगा, हमारा भाई होगा या दूर आस-पास के गांव का व्यक्ति होगा, सबको यह संदेश पहुंचाना है कि ये मौका है, ये मौका है हिसाब किताब चुकता करने का। तो मित्रों, जैसा मैंने बताया 2 साल का ये चुनाव है, 2 साल के लिए है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि 26 साल से सत्ता आपसे दूर रही, लेकिन इस 2 साल की निश्चित भागीदारी का जिम्मेवारी ये मैं लेता हूं। आप मुझे भव्य बिश्नोई का हाथ पकड़ा दो, आपका काम इतना ही है, इसके बाद मेरा काम है, मैं सब करूंगा। मित्रों, हम लोग पिछले 8 वर्ष से इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। पहले दिन से 2014 में हमने जो संकल्प लिए थे, 2014 से जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को लगातार हम पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो इस प्रदेश में वातावरण खड़ा किया था, उसने क्राइम का वातावरण बनाया, करप्शन का वातावरण बनाया और कास्टिस्ट पॉलिटिक्स का वातावरण बनाया। मैं इसको कहता हूं 3 सी के साथ हमारी लड़ाई है और इन 3 सी ने अगर पैदा किया, वो भी चौथी सी थी, वो सी थी कांग्रेस। वो कांग्रेस थी। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की गंगा बहाई। यहां क्या क्या घोटाले नहीं हुए,
न केवल प्रदेश में बल्कि केंद्र में भी, केंद्र की भी इनकी जो सरकारें थी वो भी जिस प्रकार से चलती थी, यानी ऐसा कहा जाए कि एक परिवार उस समय से लगातार चीजों को अपने इर्द गिर्द घुमा रहा है। वो अपने हाथ से बाहर चीजों को जाने ही नहीं देता। कभी भी मान लो कोई अवसर आ जाए, कोई आदमी सिर ऊंचा करके और उनकी पार्टी में थोड़ा दाएं बाएं हट करके कुछ हक अपना प्राप्त करने लग जाए तो कैसे कैसे खेल खेलते हैं। मैं आपको 1969 की एक बात बताता हूं, छोटी नहीं, देश की बड़ी घटना में से। तो कांग्रेस शासन करती थी, लगातार कर रही थी, और कांग्रेस हमेशा अपने किसी ना किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा करके बनवाती थी। 1969 में उनकी पार्टी में सिंडिकेट ने एक फैसला किया कि नीलम संजीवा रेड्डी जो है राष्ट्रपति के कैंडिडेट होंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आया और उन्होंने इस प्रकार के खेल खेले कि इंडिपेंडेंट वीवी गिरी को खड़ा कर दिया, पार्टी के सारे सिस्टम तोड़ करके अपने ऑफिशियल कैंडिडेट को हरा करके और वीवी गिरी को जिता दिया। पार्टी के दो फाड़ कर दिए, एक कांग्रेस ओ बन गई, एक इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई बन गई। ये इस प्रकार के खेल वो केंद्र में भी खेलते रहे हैं। तो मित्रों, भाइयों बहनों, वहां सिद्धांत की कोई चर्चा नहीं है, सिद्धांतों का कोई पक्ष रखने वाला नहीं होता है। उनके सामने देश नहीं है, जनता नहीं है, केवल अपना घर सामने होता है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर कितना खरी उतरती है। देश की आजादी के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के में उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, यहां से यात्रा लेकर के जम्मू कश्मीर के लिए गए थे कि जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा है ये नहीं वहां से चलने देंगे। उनका अलग प्रधान होता था, अलग संविधान होता था, अलग निशान होता था, अलग प्रधान अलग निशान अलग संविधान नहीं चलने देंगे। और उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन का उस समय बलिदान दे दिया था, उनकी हत्या कर दी गई थी वहां। एक विषय तो उस समय पूर्ण हो गया था कि हमारा जो प्रधान जो है, देश का प्रधान, वो एक हो जाएगा, राष्ट्रपति एक हो जाएगा, लेकिन निशान अलग अलग रखे, संविधान भी अलग रखा। आज नरेंद्र मोदी जी ने इतने वर्षों के बाद उस विशेष दर्जा को समाप्त करके धारा 370 और 35A को, संविधान की धाराओं को, और निष्प्रभावी कर दिया। आज उस विषय का और हमने से एक बन करके सूत्र देश के साथ अखंडता का यह काम किया। मैं सिद्धांतों की बात बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से आज तक सिद्धांतों पर काम करती है और वहां सिर्फ निजी स्वार्थ से काम होते हैं। निजी स्वार्थ वाली पार्टी पनप नहीं सकती। आज पूरे देश से, मोदी जी ने ठीक कहा था, कांग्रेस मुक्त भारत। अब कांग्रेस मुक्त भारत लगभग हो गया है। एक सरकार इनकी राजस्थान में बची है, एक छत्तीसगढ़ में बची है। राजस्थान में भी सरकार हिंडकोले खा रही है, चोले खा रही है, पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी। अगर इनको कुछ बचाना ही है तो पहले राजस्थान की सरकार को बता लें, फिर ये जो सपने देख रहे हैं, ये सपने इनको बाद में देखने चाहिए। अब यहां बचा कुछ नहीं है हरियाणा में इनका, लेकिन फिर भी दो ही लोग हैं, दो नेता इनके, एक पिता एक पुत्र, लगे हुए हैं लगातार कि शायद कुछ मिल जाए, शायद कुछ मिल जाए। इनकी पार्टी के नेता इनको साथ ही नहीं दे रहे हैं। पार्टी में बिखरे हुए चल रहे हैं। ना कुमारी शैलजा इनके पास आ रही है, ना सुरजेवाला इनका सहयोग कर रहे हैं, ना किरण चौधरी यहां आ रही है, कोई नेता तो नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ दो आदमियों की पार्टी रह गई है। और दो आदमी जब पार्टी के नाते से आगे बढ़ने लगे, अपने कैंडिडेट को जब छाड़ने के लिए निकले, इस इलाके में इनको कैंडिडेट नहीं मिला कोई। जिसके ऊपर हाथ रखते थे वही नीचे से खिसक जाता था, नहीं मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। आखिर करके एक फ्यूज्ड बल्ब को जैसे लाया जाता इंपोर्ट करके, इस प्रकार से ले आए हैं। हम लोगों ने भी आपके सहारे तय किया है कि एक नेता इनके जींद में आए थे, इसी प्रकार इंपोर्ट होकर के हमने उनको पैक करके कैथल भेज दिया था। वो भी ये बाई इलेक्शन था, और इस बाई इलेक्शन में फिर से कैथल के एक और को लेके आए हैं। आप सब मिल करके संकल्प करो कि इनको भी पैक करके 6 तारीख को रास्ता कैथल का दिखा देंगे। क्योंकि ये जो कैंडिडेट यहां आया है,
इसके मन में भी कोई आपके बारे में अच्छा विचार नहीं है। हमेशा आप लोगों को ये गालियां देता रहा है, चुनाव के समय हो या इससे पहले हो, तरह तरह के शब्दों की गालियां दी है। मैं शब्द वो दोहरा भी नहीं सकता, आपको पता होगा। इस क्षेत्र के लोगों को गालियां दी हैं, और केवल यहां के क्षेत्र के गालियां दी होती अलग बात है। जब 2014 में इनको टिकट नहीं मिली थी तो इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कितनी मनमन की गालियां दी थी कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। तो इसलिए ये सारी बातें आपको ध्यान करनी होंगी और आगे भी ध्यान करानी होंगी। मित्रों, मैं तो इतना ही कह सकता हूं, सिद्धांतों के नाते हमने चाहे विकास के कार्य हो, चाहे जनता के जीवन को सुखी करना हो, और चाहे उनको ऐसी जो बुराइयां हैं उनसे छुटकारा दिलाना हो। मैं कह रहा था 3 C से हमने छुटकारा दिलाया है। क्राइम के ऊपर हमने चोट की है, हमने करप्शन के ऊपर चोट की है, और हम एक और बात बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कभी जातिगत पॉलिटिक्स नहीं करती, और इन्होंने खूब जातिगत पॉलिटिक्स की है। हम सब जातियों का सम्मान करते हैं, हम सब जातियों का सम्मान करते हैं, किसी एक जाति के लिए नहीं लड़ते हैं। जब 2014 में मैंने चुनाव लड़ा था, एक नारा उस समय दिया था, हरियाणा एक, आगे हरियाणा एक, हरियाणा एक। हमने उस समय इसीलिए दिया था कि हम सब मिल करके चलेंगे, और हमारा तो ये स्वभाव रहा है सरकार में आने के बाद, अगर किसी जगह से हमारा वोट नहीं कम भी आया है, हमारा विधायक सांसद नहीं भी बना है, हमने भेदभाव नहीं किया है। हमने पूरे हरियाणा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बराबर का काम किया, विकास का काम कराया है। अगर मैं कहूं तो आदमपुर क्षेत्र में भी पिछले 5 साल में 300 करोड़ से ऊपर के काम हमने कराए हैं। लिस्ट है मेरे पास, एक एक गांव की बता सकता हूं मैं, एक एक गांव की बता सकता हूं। और इस बार अभी क्योंकि कोविड आ गया था, कोविड में 2 साल हमारा काम बहुत ढीला रहा, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आपके नेता कुलदीप बिश्नोई जी का, इनके जज्बे का सम्मान करता हूं। जज्बा कितना है, विपक्ष में रहते हुए भी ये आते थे, काम की लिस्ट लेके आते थे, बैठ जाते थे, सीएम साहब ये काम मुझे जरूर कराना है, मुझे अपनी जनता के लिए यहां से काम करा के ले जाना है। हम भी कहते हैं आप जो काम बताओ सारे काम करा दें। हमने इनके कहने पर बहुत काम कराए हैं। काम के नाते अगर मैं उसकी चर्चा करूं तो इस ढंग से करता हूं कि हमने 5 S को प्रमोट किया है। 5 S क्या है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वावलंबन है, स्वाभिमान है। इन 5 चीजों के ऊपर आधारित होकर के हमने जनता की सेवा की है, और ये 5 काम अगर ठीक से चलते रहे, इनके प्रोग्राम ठीक चलते रहे, इनके प्रोजेक्ट ठीक चलते रहे, तो निश्चित रूप से विकास भी होगा और जनता को सुख भी मिलेगा, जनता आगे भी बढ़ेगी। हाँ, इन 5 एक्स को आगे बढ़ाने के लिए एक एस और बहुत जरूरी है, और वो एस क्या है? वो है सुशासन, गुड गवर्नेंस। हमने ठीक 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस मनाया था, और उस सुशासन दिवस पर आईटी के प्रयोग तरह तरह के करके हमने आगे काम चलाए शुरू किए थे। आपको ध्यान होगा या नहीं होगा, लेकिन उसका लाभ जरूर उठाया होगा हर किसी ने। हमने देखा कि जनता यहाँ से दौड़ी दौड़ी पहुंचती है अपने वाहन लेकर के, बस में जाकर के, ट्रेन में जाकर के, चंडीगढ़ मंत्रियों के घरों में, सीएम के घर में डेरे लगा के बैठे रहते हैं, भीड़ लगी रहती है, 3-3 दिन तो बैठे रहते हैं। काम कभी होता है, कभी नहीं होता, कभी सुनाई होती है, नहीं होती है। अध्यापक का ट्रांसफर करा के लेके आए, घर पहुंचे तो ट्रांसफर कैंसिल हो गया, फिर दौड़ पड़े। ये सिलसिले हमने देखे हैं। हमने कहा इनकी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले ग्रीवेंस, लोगों की कष्ट, कठिनाइयां, समस्याएं, इसकी शिकायत करनी है तो सीएम विंडो पर कर दो, आपको आने की जरूरत नहीं है। आपका काम होकर के आपके घर पता लग जाएगा ये काम आपका हो गया। 12 लाख सीएम विंडो के अंदर हमने काम किए हैं लोगों के अब तक, 12 लाख। अगर ये 12 लाख यहां से चंडीगढ़ आना जाना रखते तो हर तरह का नुकसान था। समय इनका लगता, पैसा इनका लगता, परेशानी इनको होती। अध्यापक हमारे ट्रांसफर के लिए दौड़े रहते थे। हमने सभी ट्रांसफर को कहा कोई आने की जरूरत नहीं है, हम एक ऑनलाइन पॉलिसी बना देंगे, आपसे पूछ लेंगे कहां जाना चाहते हैं, सीनियोरिटी के आधार के ऊपर उनको भेज दिया जाता है, कहीं किसी को जाना नहीं पड़ता है। आप बताइए, अध्यापकों को ट्रांसफर के लिए अब कहीं भागदौड़ करनी पड़ती है? कहीं करनी पड़ती है?
नहीं करनी पड़ती है। अब जब विषय आया लोगों को रोजगार देने का, रोजगार के लिए भी हमने पहले भी पर्याप्त काम किए हैं। मैं इसमें अगर एक एक क्रम बताता हूं तो जैसे शिक्षा की बात कही है, शिक्षा में पूरे हरियाणा में हमने मैपिंग कराई कि कोई छात्रा 20 किलोमीटर से दूर पढ़ाई के लिए उसको, बल्कि 10 किलोमीटर के दूर 20 किलोमीटर दायरे में एक स्कूल होगा, ताकि कोई भी बेटी बच्ची हमारी 10 किलोमीटर से ज्यादा उसको ट्रेवल न करना पड़े। जब मुझे पता लगा कि आदमपुर क्षेत्र में भी यहाँ लड़कियों का कॉलेज नहीं है, केवल एक आदमपुर में कॉलेज है और कहीं नहीं है, बालसमंद के अंदर हमने कॉलेज घोषित किया और वहाँ का कॉलेज स्कूल शुरू हो गया है, बिल्डिंग उसकी बनने वाली है और वो जल्दी उसकी बिल्डिंग बन जाएगी। कितने स्कूल अपग्रेड हमने किए, अध्यापकों की भर्ती चल रही है। निश्चित रूप से अध्यापकों की कमी एक देखी गई, क्योंकि तरह तरह की भर्तियां कांग्रेस के टाइम के ऊपर वो खारिज होती रही। कोर्ट ने कभी किसी कारण से खारिज कर दी, किसी कारण से खारिज कर दी। अभी भी एक भर्ती जेबीटी की सुप्रीम कोर्ट में जाके और वो जाके हमने उसको क्लियर कराया है। हम उनको क्लियर कराने के लिए लगे हुए हैं। इनकी पीटीआई की भर्ती यानी वो कैंसिल हो गई, इनके आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के टीचर उनकी कैंसिल हो गई, कितनी भर्तियां कैंसिल हुई। लेकिन हमने इन 8 साल में जितनी भर्तियां की हैं, एक भी भर्ती रद्द नहीं हुई है, एक भी भर्ती रद्द नहीं हुई है। और अभी ग्रुप डी की भर्तियां 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद उसकी परीक्षा सीईटी होने वाली है 5 और 6 तारीख को। 11 लाख विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं, जिसमें से कम 40,000 से के लगभग ये बच्चे उसमें सिलेक्ट होने वाले हैं। तो इसलिए हम सीधा सीधा मेरिट के ऊपर सबको नौकरियां देते हैं। इस इलाके में भी हमें किसी ने सिफारिश नहीं की तो भी 600 से ऊपर नौजवानों को भर्तियां आदमपुर के अंदर हुई है। मित्रों, गरीबों की भर्तियां, मुझे 2 यहाँ के परिवार मिले, उनकी बेटियां सब इंस्पेक्टर बन गई हैं, उनकी बेटियां सब इंस्पेक्टर बन गई हैं। और जिसकी जानकारी जो मुझे दी गई है उसमें अगर कुल मिलाकर 2 लड़कियां यहाँ मुझे बताया गया था कि सब इंस्पेक्टर बनी हैं, गरीब परिवार की। तो इस प्रकार से हम स्वावलंबन का काम करते हैं। हम लोग उनकी सुरक्षा का काम, सुरक्षा के नाते से हमारे रक्षा मंत्री हैं, बहुत बारीकी से नाकों में दम किया हुआ है जो अपराधी लोग हैं और जो इस प्रकार के और गलत काम करने वाले, नशा बेचने वाले, ऐसे लोगों को और कहीं ठहरने की जगह नहीं है। उनकी जान जो है उनकी नाभि में होती है। नाभि क्या, उनकी प्रॉपर्टी होती है, उनका आर्थिक गोलमोल धंधा होता है, उसको पकड़ करके उनको बाहर किया है। अब सब हाथ खड़े करके और भाग रहे हैं कि हरियाणा में हम नहीं रुकेंगे। तो मित्रों, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, हमारा आदमी वो स्वाभिमानी भी है, उसके मन में कुछ काम करके अपने आप को आगे बढ़ा के खुशी बहुत मिलती है। स्पोर्ट्स पर्सन, अब स्पोर्ट्स का काम यहाँ गांव-गांव में हमारे यहाँ स्टेडियम बने हैं, खेल खिलाड़ी बने हैं, मेडल मिलते हैं, मेडल के बाद उनको नौकरी मिलती है, उनको बहुत एक प्रकार से जो उनकी राशि है वो पर्याप्त मिलती है। मैं केवल इसलिए गिना रहा हूँ कि विकास के काम की बात अगर कोई की जाए तो उसको भी हम लोगों को देखना चाहिए कि जितना काम विकास भले विपक्ष में यानी यहाँ के विधायक हमारे थे, हमने उस समय किया है, और जब सत्ता में शामिल हो जाएंगे तो इस आदमपुर के इलाके को जो काम चौधरी भजनलाल जी ने अपने समय किया था, आप तुरंत फिर याद करेंगे कि हाँ, भव्य बिश्नोई जो है उस समय के कामों को देखते हुए आज भी उससे ज्यादा काम होंगे। ये 2 साल में आपको हम दिखा देंगे, इसका ध्यान रखें। एक बात और मुझे करनी है कि एक दुहाई देते हैं ये अनुसूचित जाति के लोगों की। मेरा कहना है कि अनुसूचित जाति का प्यार आज दिखा रहे हैं। बताइए ना, आपने अशोक तंवर के साथ क्या किया? आपको प्रदेश का अध्यक्ष था, आज ये कह रहे हैं कि हमारा प्रदेश का अध्यक्ष है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर भी था, प्रदेश अध्यक्ष आपकी शैलजा भी थी। आपको प्रदेश अध्यक्ष जाति के हिसाब से प्यारा नहीं है, आपको वो आदमी प्यारा है जो आपकी जेब में आ जाए, जो जेब में नहीं बैठा है वो आपका प्यारा नहीं है। इसलिए ये भूल से भी इस बात को हमने कहीं भी अपने नजदीक नहीं लगने देना। हमारे यहाँ जाति पाति का कोई नाम नहीं है। हमारे एक से एक कार्यकर्ता उसी ऊंचे स्थान पर बैठते हैं जिस ऊंचे स्थान के ऊपर बाकी सब लोग बैठते हैं। देश की राष्ट्रपति इस समय जनजाति की है। आज तक जनजाति से कोई राष्ट्रपति नहीं बना, महिला तो बनी ही नहीं कभी। पहली बार जनजाति की महिला ये राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही है। उससे नीचे तो कोई ऐसा आंका जा सकता कोई जाति के हिसाब से व्यक्ति।
तो इसलिए मित्रों, योग्यता के हिसाब से व्यक्तियों को हम जांच करके आगे लाते हैं, जिसकी सहायता की जाती है उसकी सहायता हम करते हैं। मेरा तो इतना ही निवेदन है कि अब ये जो डूबता जहाज है कांग्रेस का, एक सहारा थोड़ा लगा दो, निकालने में नहीं, डुबोने में। और अब तो भाई कांग्रेस कहां बची है? कांग्रेस बची भी नहीं है। जब आदमपुर में चौधरी भजनलाल जी को विरासत को मालिक मारे कने इत आ गयो, तो कांग्रेस कितनी रही है? कितने रहेगी कांग्रेस? कितने रही? नहीं रही है। इसलिए अब ये कांग्रेस नहीं है, ये तो बापू बेटा अपनी इज्जत को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसको बचाने के लिए किस तरीके से बच जाए। अब यहां केंद्र में भी इनका स्थान नहीं रहा है। अभी अभी नई जो इनकी कार्यकारिणी बनी है, उस कार्य समिति में से भी इन दोनों को निकाल करके बाहर कर दिया है, दोनों को बाहर कर दिया है। उनको पता लग गया है कि किस प्रकार से कहा होगा। और जहां तक अनुसूचित जाति के नाते से कितने इनके कांड, अब ये मिर्चपुर कांड तो इसी जिले का है ना, इसी जिले का है ना, और अनुसूचित जाति के खिलाफ ही है, हिसार जिला मिर्चपुर। आज अब आकर के हमने उनके आवास की व्यवस्था ये डंडूर गांव की जमीन पर उनको बसाया है कि भाई प्लाट ले लो, आके बस जाओ। सालों से टेंट लगा कर वहां बैठे थे। तो एक एक चीज को इनको हम संभाल रहे हैं। तो मित्रों, किसी भी बहकावे में आना नहीं। दो दिन बाकी बचे हैं, किसी प्रकार के बहकावे में आना नहीं, नहीं तो इस बहकावे के नाम से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कभी कहते हैं राम रमी करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अरे राम रमी आप मुख्यमंत्री जब थे उस समय अगर की होती तो आज की जरूरत क्या पड़ती? उस समय तो आपने चौधरी भजनलाल जी को धोखा दिया और इस इलाके में काम इसलिए नहीं किया कि चौधरी भजनलाल जी का एरिया है, कुलदीप यहां से विधायक है, जशवंत देवी जी यहाँ की विधायक रही हैं। उस समय इसलिए इस इलाके को दूर रखा। और आज यहाँ के लोग इतने ना समझ नहीं है। यहाँ के लोगों को समझ है, यहाँ के लोग अपना हिसाब किताब करना जानते हैं। ठीक कहा कुलदीप जी ने कि यहाँ के लोग तो क्या कहा, नाराज तो हो सकते हैं लेकिन खिलाफ नहीं। यहाँ नाराज तो हो सकते हैं, खिलाफ नहीं। और भाई जब ब्याह शादी आता है ना, इस ब्याह शादी में छोटी मोटी नाराजगी हुआ करती है। इस नाराजगी को ब्याह का दिन आते आते और सब दूर कर लिया करते हैं, फिर मिल बैठ करके उस काम को सिरे चढ़ाया करते हैं। इसलिए अब सब मिल बैठ करके अपने इस काम को सिरे चढ़ाओ। भव्य बिश्नोई बहुत हमारा युवा मित्र आने वाली 3 तारीख को प्रातःकाल सुबह सुबह नहा धो करके 7 बजे पोलिंग का टाइम है। एक बात बता करके बड़ी बात खत्म करता हूं, आखिरी बात। एरिया में 10 से 15%, सुनो 10 से 15% लोग ऐसे होते हैं जो किसी आज के जो पार्टी के नाम है इनके वोटर नहीं होते। ना वो बीजेपी के हैं, ना जजपा के हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना इनेलो के हैं, ना और किसी पार्टी के हैं। उनकी पार्टी का अलग एक नाम होता है। वो नाम बताऊं क्या होता है? वो नाम होता है जीत पार्टी। अब जोश आपको आ गया, लेकिन उनको कैसे बताएंगे कि जीत पार्टी हम हैं? उनको बताने का फार्मूला बता रहा हूं। वो फार्मूला ये है, अपने सारे वोटर सुबह सुबह 7 बजे सबसे पहले लाइन में लगने चाहिए। अगर वहां 100 की लाइन है, 80 अपने कमल निशान भव्य बिश्नोई को वोट देने वाले होने चाहिए। और जब 80 सुबह सुबह खड़े हो जाएंगे तो फिर वो कानों कान बात करेंगे। भाई आज तो जोर जो है कमल वाले का है, आज जोर भव्य बिश्नोई का है। और वो जोर की जो बात होती है वहां कानों कान चलती है। वो जो घर में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि जीतेगा कौन, उन तक पहुंच जाती है। और जब पहुंच जाती है फिर वो बाद में आते हैं दोपहर तक वोट डालने। वो कहते हैं अपना वोट खराब क्यों करेंगे, हम तो जो जीत रहा उसी को डालेंगे। तो जो जीत रहा उसको डालेंगे, तो जीत का प्रमाण हमको सुबह सुबह वहां देना है। और सुबह सुबह देने के लिए हम अपने कार्यकर्ताओं को कहें कि भाई सवेरे सवेरे नहा धो के बिना नाश्ता किए कहेंगे पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान। और भाई अगर खुशी का कोई मौका ऐसा आ जाए कि बेटी की शादी है शाम को घर में,
2 तारीख को, तो सुबह सुबह 3 तारीख को कई बार जैसे कन्यादान करना होता है, अब उस बेटी का वोट तो यहीं बना हुआ है, आपने अगर वोट से पहले कन्यादान कर दिया तो वोट भी गया। तो इसलिए पहले मतदान फिर कन्यादान, ये एक राष्ट्र धर्म है। इस राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए सबका वोट डलवाओ। अगर कोई चारपाई पर बीमार भी पड़ा है, हमने फोटो देखे ना कई बार कि कंधे पे बिठा के ले आते हैं, बुजुर्ग हमारे माता पिता दादा दादी नाना नानी कोई है उसको बिठा के ले आते हैं। अब वो कई बार तो आखिरी समय के इंतजार में बैठे होते हैं, लेकिन भगवान को भी कह दो कि पहले मतदान फिर भगवान। मैं उनकी आयु की लंबी कामना करता हूं सबकी, लेकिन राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए आप लोग ईमानदारी से, और जो काम करने वाले लोग आपके सामने दिख रहे हैं, एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, जन सेवा, प्रदेश सेवा, देश सेवा, ऐसे लोगों के लिए वोट डाल करके अपना, अपने पड़ोसियों का, मित्र का, यार दोस्त का, सबका वोट डलवाएं। भारी मतों से भाई भव्य बिश्नोई को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी आप सबका धन्यवाद करेंगे। डॉक्टर कमल गुप्ता जी। आप सब भाइयों का धन्यवाद करने से पहले आपका मैं थोड़ा सा इम्तिहान लूंगा, और वो नारा आप लगाओगे तो उसमें पता लग जाएगा कितने पास हो कितने फेल हो। जोर से नारा लगाना है, जीतेगा भाई जीतेगा, और जोर से जीतेगा भाई जीतेगा। और भाई बटन कहां दबाओगे, बटन कहां दबाओगे? आदमपुर की क्या पहचान। चलो भाई, अब 6 तारीख को क्या नारा लगाओगे? जीत गया भाई जीत गया, जीत गया भाई जीत गया। और भाई आप सबका धन्यवाद, सारे पास, फर्स्ट डिवीजन में सारे पास, मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, सभी मंत्रीगण का, सभी विधायकगण का, और पूरी जनता जनार्दन का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 3 तारीख को भूल मत जाना, 6 तारीख को फिर मिलेंगे, जीत की खुशी में फिर मिलेंगे। आप सबका धन्यवाद। तो भव्य बिश्नोई के समर्थन में सीएम ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मंच पर मौजूद रहे। आदमपुर में बीजेपी की एक चुनावी रैली थी, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे और उन्होंने तमाम बातें मंच से कही, कांग्रेस पर भी निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने मतदान कैसे और किस रूप में करना है, ये तमाम बातें उन्होंने कही, और उनकी सरकार का क्या एजेंडा है ये भी उन्होंने जनता के सामने रखा। इसके अलावा सुरक्षा की बात उन्होंने की, किसानों की बात की, महिलाओं की बात की, तमाम मुद्दों पर उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी है। तो थोड़ी देर में जिस तरीके से और चलिए बुलेटिन वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द होंगे हाजिर।